जो पैसा स्टॉक मार्केट दे सकती है वो कोई फील्ड नहीं दे सकती। 4 से 5 साल में, आज अगर वो सीरियस होता है तो 4 से 5 साल में क्या वो रिच बन सकता है? क्या वो करोड़पति बन सकता है? अगर हाँ तो क्या उसकी कुछ स्टेप्स है, और है तो क्या? एंड सॉरी टू से मिडिल क्लास कुछ नहीं होता, गरीब गरीब होता है, गरीब सीधा। मेरे घर में सिखाया गया कि ज़मीन खरीदने के लिए घर के खाने भी बेचने पड़े तो बेच। आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक आज तक की? मैंने एक रियल एस्टेट डील में 40 लाख रुपए का लॉस किया। स्कूटी का भी पेट्रोल खत्म हुआ है मेरी, तो इतने भी पैसे नहीं होते देख टाइम पे। तो लग जाओ भाई, 13 से 30 के बीच में तो दिन और रात पता नहीं लगनी चाहिए कब हो रही है। आपकी कोई पर्टिकुलर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो आप लोगों को बताना चाहेंगे? मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता। अच्छा। मैं SIP भी नहीं करता। और इंडिया 126वें नंबर पर है 143 में से हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो सबकी खुशियां छीन चुकी हैं यहाँ पर कई लोगों की। उसके पापा ने, लड़की के पापा ने लड़के के पापा के आगे सीधा टेबल पे बंदूक रख दी, कहते हैं आप डिसाइड कर लो। लड़के को नहीं समझ आता है, लड़के के लिए नहीं है। लड़के कहता है यार मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, क्या की जान का मैं क्या करूं, मर जा तू, आज कल मरता है आज मर जा। सो उसने मुझे छोड़ दिया, तो मैं बहुत रोया उस टाइम पे। तो उसने मुझे बोला कि आई एम लीविंग यू बिकॉज यू हैव नो फ्यूचर। हाँ, ये फंसने वाला क्वेश्चन है। हाँ, कर लो, चूज करना ही है तो। प्रणाम, वेलकम टू डीप कास्ट, डीप बातें डीप कास्ट में। और आज हमारे साथ डीप बातें करेंगे दी वन एंड ओनली पुष्कर राज ठाकुर सर। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, सोशल मीडिया के बारे में, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानकर बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ जितना भी इनका एक्सपीरियंस है ना पिछले 8-10 सालों का, वो सारा निचोड़ करके आज मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो पुष्कर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो वेरी मच। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसा फील कर रहे हैं आप अभी? अब तो शाम होने वाली है तो मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर बाद। एक्चुअली आई एम एन अर्ली राइजर, तो रात में बहुत कम मैं काम करता हूँ, तो जल्दी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। अच्छा, तो आप नाइट आउल नहीं है? नहीं, मैं 9 बजे के बाद तो ऐसा हो जाएगा कि मतलब मैं बेहोश हो जाऊंगा थोड़ी अच्छा, देर तो आप बाद। उठते कितनी बजे? 5 बजे? नहीं, मतलब ऐसा कोई अलार्म नहीं है, बट टिपिकली 5 से 6 के बीच में मैं जनरली उठ जाता हूँ। ओके, और सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करता हूँ, बस फ्रेशन अप होता हूँ, उसके बाद आई डू माई मॉर्निंग वर्कआउट। नहीं, मेडिटेशन, जिम, नहीं, वर्कआउट्स? या तो जिम होता है या स्पोर्ट्स होता है, इधर क्रिकेट, बैडमिंटन और जिम। ओके, मतलब वो तो घर से बाहर जाके ही होगा। सो घर पे तो थोड़ा सा गर्म पानी पियो, उठो, टाइम लगाओ, थोड़ा सा लग जाता है आधा घंटा मुझे। और फिर आपका काम का शेड्यूल कब स्टार्ट होता है? 9 to 5? सी एज सच, मतलब इन माय प्रोफेशन नाउ एज सच नहीं है कि 9 से 5 मुझे बैठना ही है अब। ठीक है, मार्केट शुरू होती है, थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान दे देते हैं, उसके अलावा ऑफिस में रेगुलरली जाता ही हूँ। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स वी डू, तो डिपेंड करता है कि उस दिन के हिसाब से क्या चीज़ शेड्यूल्ड है। सो बस ऐसे ही है। ओके सर, फाइनेंस में बहुत लोग फॉलो करते हैं आपको। मैं हर जगह जाता हूँ तो कहीं ना कहीं आपकी बात हो ही जाती है अगर इसके बारे में बात करते हैं तो। लेकिन कोविड के टाइम से आप फाइनेंस की कैटेगरी में शिफ्ट हुए, तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप फाइनेंस की कैटेगरी में शिफ्ट हो, लोगों को फाइनेंस का नॉलेज आप दो? और MLM से सडनली तो क्या कहें, या फिर आप बताएंगे ये तो कैसे हुआ? तो आप पहले MLM में थे, नेटवर्क मार्केटिंग में थे, तो वहाँ से आप इस साइड कैसे? सो आई हैव डन मल्टीपल थिंग्स इन माई लाइफ। मैंने ऑलमोस्ट 17 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मेरा पहला प्रोफेशन था टीचिंग। आई डिड डायरेक्ट सेलिंग फॉर 3 years, 3 साल मैं उसमें इन्वॉल्व था और 3 साल मैं अच्छा किया वहाँ पर। उसके बाद यूट्यूब पर हमने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। सो मैंने हमेशा कंटेंट वो क्रिएट किया जो मैं खुद कर रहा हूँ। अगर मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मेरा कंटेंट, अगर आप इनिशियली देखोगे, दैट वाज रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, उस तरीके का कंटेंट था। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया, लोगों को पसंद आया, लोग जुड़े, और इवेंचुअली यू ट्राई कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं। सो मैंने एक सीरीज़ बनाया था, आज भी उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम से मेरे चैनल पर। ओके। तो फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब स्टॉक मार्केट एक हिस्सा है फाइनेंस फील्ड का। तो फाइनेंशियल एजुकेशन में लोगों को क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जितनी मेरी समझ थी, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, उसके ऊपर मैंने एक सीरीज़ बनाया। तो उसमें जब हमने स्टॉक मार्केट कवर किया तो उन वीडियोज़ पे व्यूज़ ज़्यादा आए। जब व्यूज़ ज़्यादा आए, और एक्चुअली क्या था, जिस तरीके से मैं सिखाता था, पहले मैं बोर्ड पे जिस तरीके से बताता था उस तरीके से स्टॉक मार्केट की कोई वीडियोस नहीं बनाता था। तो सेकंड लॉकडाउन के बाद फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज शुरू करी। उससे पहले हमने कोई स्टॉक मार्केट की बात नहीं करी थी, ऑल्दो मैं खुद इन्वेस्ट करता था, दैट इज इट। ओके। तो क्या होता है कि मैंने लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में जानना तब शुरू करते हैं जब वो इनिशियली पैसे जोड़ते हैं। मैंने पैसे जोड़ लिए, मतलब लोगों ने कोविड में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, मैंने रियल एस्टेट में किया, मतलब दोनों में ग्रोथ मिली है। हाँ।
बट रियल स्टेट में क्या होता है कि आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, तो मुझे वहाँ पे अच्छा फायदा भी मिला, लोगों ने स्टॉक मार्केट में भी अच्छा किया, तो मेरा उस टाइम पे फोकस नहीं था। ओके, मतलब डिपेंड करता है लोगों का कहाँ पे फोकस होता है। तब तक बहुत छोटा सा पोर्टफोलियो साइज था, SIPs में करता था, म्यूचुअल फंड में रेगुलर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, और स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। सो ओवर द टाइम मैंने क्या देखा कि मैंने अपने लिए क्या सिस्टम बनाया है इन्वेस्ट करने का। मैं जो कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ना कि मैं वीडियोस उन चीज़ों के ऊपर बना सकता हूँ जिन चीज़ों को मैं समझता हूँ, और मैं उसे बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ। आज रियल स्टेट पे मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है। रियल स्टेट का पोर्टफोलियो बनाने में लोगों को ज़िंदगी लग जाएगी। मुझे भी 13 साल लग गए, आज मुझे काम करते हुए 13 साल हो गए। बट रियल स्टेट का पोर्टफोलियो बना के किस तरीके से आप लेवरेज करके और कुछ बड़ा कर सकते हो, मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। तो टाइम ज़रूर लगा, बट वो हुआ। तो बात करना आसान हो जाता है जो चीज़ आप कर रहे हो। सो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टिंग क्या है कि जो पैसा स्टॉक मार्केट दे सकती है वो कोई फील्ड नहीं दे सकती। अच्छा, वो रियल स्टेट भी नहीं दे सकता। वो मतलब आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट इतना पैसा दे सकता है कि इन्वेस्टिंग का और कोई अपॉर्चुनिटी बचता नहीं उसके सामने। अच्छा, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने से, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से, आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने से, आपको FD करने से, इनफैक्ट रियल स्टेट या क्रिप्टो आए, मतलब उसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट दे सकता है। क्यों? इसका एक इंपॉर्टेंस है। क्रिप्टो में आप 1 करोड़ रुपए किसी कॉइन में नहीं लगाओगे, चाहे वो 100 गुना होने वाला हो, ठीक है? तो आप उसे भूल जाओ कि आप बड़ा पैसा नहीं लगाओगे तो बड़ा पैसा बनेगा नहीं। रियल स्टेट में इतना बड़ा पैसा लगेगा कि आप सोचोगे जिंदगी में शायद 1 या 2 रियल स्टेट के बारे में, आप ज़्यादा सोच नहीं पाओगे। तो क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लग नहीं पाएगा। बट रिटर्न की बात करें तो रियल स्टेट से ज़्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट। मान लेते हैं कोई कहे कि क्रिप्टो में मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, बट तुम फिर अमाउंट नहीं लगा पाओगे। तो दोनों का अगर आप मिडवे देखोगे तो स्टॉक मार्केट गोल्ड से भी ज़्यादा रिटर्न देती है, रियल स्टेट से भी ज़्यादा रिटर्न देती है, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स FD वगैरह से तो ज़्यादा रिटर्न देती है। बट बात क्या है, क्या सही टाइम है? क्या अगर मेरे पास आज FD में 1 करोड़ रुपया पड़ा है तो मैं जाकर स्टॉक मार्केट में लगा दूँ? तो दैट वॉन्ट बी अ राइट अप्रोच। सो मैंने बहुत टाइम लिया। मैंने कहा कोई जल्दी थोड़ी है यार, कोई जल्दी है, कोई रेस है, मेरा आपसे कोई कंपटीशन है नहीं है, मुझे किसी को दिखाना है कि हाँ देख मैंने स्टॉक मार्केट से क्या कर लिया, नहीं ना। मैंने कहा टाइम लेते हैं, आराम से सीखते हैं, और जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वही लोगों को सिखाते हैं। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ करके सीखा है। गलती करके, चीज़ों में पैसा लगा के, पैसा खो के, पैसा बना के, हिट एंड ट्रायल से मैंने चीज़ों को सीखा। अब जो मेरे सीखने का तरीका है, तो ये तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। सीखने का सबसे आसान तरीका सिखा दो। तो अगर कल को मैं रॉकेट साइंस भी सीखूंगा तो मैं सिखा दूंगा, क्योंकि मेरा सीखना और तेज़ हो जाएगा। जैसे अगर आपको क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना है तो आप लोगों को एग्जाम्पल फुटवर्क के बारे में समझा रहे हो, आप शॉट मारना सिखा रहे हो, तो आपको क्या लगता है आपके खुद के शॉट्स और फुटवर्क इंप्रूव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ, और कई बार हम सिखाने के लिए सीखते भी हैं कि हमको सीखना पड़ेगा पहले। एब्सोल्युटली। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं वो चीज़ के ऊपर बात करना पसंद करता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। जो चीज़ मैं कर नहीं रहा उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो? एग्जाम्पल, आज की डेट में मैं क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रहा। ओके, हमने शुरू किया, अभी छोटा कैपिटल है, बहुत छोटा कैपिटल। अभी शुरू किया आपने? हाँ, मतलब कुछ टाइम पहले। मतलब ओके, ऐसा क्या होता है, इन्वेस्ट करना, करके देखना और समझ लेना, ये अलग चीज़ है। ओके, एक होता है कि मैं कहूँगा मैं फुल फ्लेज रोज हम यही करते हैं, ऐसा नहीं है ना। अभी अगर ऐसा नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा। सो आपने बोला कि हाउ यू गॉट इनटू फाइनेंस, इट वाज वेरी सिंपल। आई वाज इन्वेस्टिंग माई सेल्फ। तो मैंने देखा कि भाई मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, मैं कैसे कैसे सीख रहा हूँ। तो बस उसी तरीके से वीडियोस बनाए और लोगों को पसंद आए, आज भी वही कर रहे हैं। तो विथ टाइम जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट आया, आपने उस चीज़ पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, लोगों को वो सिखाना आपने स्टार्ट कर दिया, Right. है ना। स्टार्टिंग में आपने बताया कि किस टाइम आपने सेल्स के बनाए, कई बार आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आपने बनाए, फिर बिजनेस के ऊपर, और फिर आप फाइनेंस में आ रहे हैं, और शायद फ्यूचर अभी तो आई थिंक आप ऑलरेडी रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आपने कहा कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। हाँ, वही कि आप फाइनेंस, फिर रियल एस्टेट, और धीरे धीरे जो आप सीख रहे हैं, जिसमें आप ग्रो कर रहे हैं, वो आप लोगों को सिखा रहे हैं। सो ऐसे आपका यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फाइनेंस में। सर, सबसे बड़ा जो एज ग्रुप है जो कि इस वीडियो को देख रहा है, वो है आई थिंक 13 to 30, है ना। उसमें से कुछ लोग सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, कुछ लोग स्टॉक मार्केट को देखा और लालच में आए और सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं, कुछ SIP कर रहे हैं, कुछ सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ क्रिप्टो मार्केट में है, कुछ जॉब पर फोकस कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस
इस एज में अगर किसी का हो तो वो किस चीज़ पर होना चाहिए? क्या किसी एक चीज़ पर या मल्टीपल चीज़ों पर, या फिर फाइनेंस को भी साथ में लेकर के चले? तो क्या लगता है आपको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कहाँ अभी सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सभी चीज़ों को लेकर। अभी तो आपने उन लोगों का नाम ही नहीं लिया जो ड्रीम 11 पर टीम बना रहे हैं। वो तो ग्रुप ही छोड़ दिया आपने। सॉरी जो बैटिंग कर रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, वो तो आपने नाम ही नहीं लिया। अरे सर नहीं नहीं, वो लेना जरूरी है यार। कलर ट्रेडिंग। अब मुझे तो पता भी नहीं कितनी तरीके की ना चीज़ें कर रहे हैं लोग। हाँ और फिर आपने उन लोगों का भी नाम नहीं लिया जो राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप पता नहीं क्या होता है, वो टिंडर बम्पर पता नहीं क्या क्या चलता है। ओके। तो वो 13 से 30 के बीच में ही होता है। राइट राइट राइट। तो मतलब ये चीज़ है जो मैं पर्सनली बताता हूँ, हाँ और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो क्या होता है ना कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे ना ऑफिस में एक लड़का काम करता था और उससे ना मेरे रिलेशन ऐसे हो गए कि वो मेरा फ्रेंड बन गया, दोस्त बन गया। तो उसने मुझे बताया कि आज मैं ना सर एक अपनी ना पुरानी एक्स से मिल के आया। एक्स, तो उसने स्टोरी बताई कि भाई मैं उससे बहुत प्यार करता था, हम कॉलेज में साथ थे। फिर एक बार उसके घर वाले मेरे घर पे आ गए और लिटरली उसने ऐसा बताया कि मेरे मम्मी पापा हैं और मैं अकेला बच्चा हूँ, मैं अकेला बेटा हूँ। तो उसके पापा ने, लड़की के पापा ने लड़के के पापा के आगे सीधा टेबल पे बंदूक रख दी। कहते आप डिसाइड कर लो जी, आपको क्या चाहिए, आपका बच्चा मान नहीं रहा और आप डिसाइड कर लो, व्हाट डू यू वांट। और उसने बोला उस दिन की दिन है और आज का दिन है सर, मैंने उस लड़की से कभी बात नहीं करी। बाई चांस की बात है, आज हम एक मॉल में था मैं, तो वो मुझे मिली कि उस दिन की बात है कि मैं मिल के आया और मैं मिली और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बट आज मैंने उसे देखा यार, वो अपने हस्बैंड के साथ फॉर्च्यूनर में आई हुई है, शॉपिंग कर रही है मॉल में। तो सर ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद मैं तो उसे फॉर्च्यूनर में नहीं घुमा पाता आज भी। और ऐसा ऐसा होता मेरे साथ। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो लड़का आज की डेट में उसकी कंपनी का टर्नओवर कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए अब होना शुरू हो गया। ओके। वो संगत का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो उससे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा ये तेरे साथ हुआ, बट मान के चल अगर तू विराट कोहली होता, अगर तू उस टाइम पर विराट कोहली होता तो क्या वो बंदूक रखी जाती आगे? आपसे सवाल है मेरा, आप बताओ। नहीं रखी जाती। नहीं रखी जाती, मतलब ही नहीं बनता। मतलब ही नहीं बनता। मतलब ही नहीं बनता। तो आराम से तेरी शादी हो जाती, वो लड़की तेरे साथ होती। अच्छा, अगर तू उस टाइम पर फॉर्च्यूनर भी अफोर्ड कर सकता, विराट कोहली तो छोड़ दे, शायद तब भी नहीं रखी जाती, शायद। इट्स नॉट अबाउट अ फॉर्च्यूनर, इट इज अबाउट अ लेवल ऑफ फैमिली। डेफिनेटली इट डिपेंड्स कि मतलब वो भी किस फैमिली से थे और वो कैसे थी, तो डिपेंड करता है। तो होता क्या है कि अगर सीधी आंसर ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर तू अमीर होता, क्योंकि अमीर होने के बाद बंदा हैंडसम हो जाता है, वो चाहे विराट कोहली की फोटो देख लो, कपिल शर्मा की देख लो या मेरी देख लो। मतलब मैं नहीं कह रहा आज हैंडसम हो गया, बट मैं पहले से तो बेटर दिखता हूं, ठीक है। तो मैं तो सीधी बात यही बोलूंगा। और दोस्तों, हम इस पॉडकास्ट में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बताता हूं। अभी यूएस के इलेक्शन हुए और उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है और कई सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी मोमेंटम है और ये और भी ऊपर जा सकता है। यानी कि ये सही टाइम है कि अपना थोड़ा सा पैसा आप क्रिप्टो मार्केट में भी इन्वेस्ट करें। कहां पर करें? बिल्कुल सिंपल है, वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन स्विच। मैं फिर कह रहा हूं, कॉइन स्विच बेस्ट है। और अब यहाँ पर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, जहां पर आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अप टू 25x लेवरेज। यानी कि अगर आपके पास में 1000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए, तो आप ट्रेड कर सकते हैं 25,000 रुपए से। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो तो आपको पहले 15 दिन के लिए मिलता है 100% फी रिबेट, यानी कि अपनी जो फीस है वो आप सेव करने वाले हो। कॉइन स्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स यहाँ पर अपना ट्रस्ट दिखा चुके हैं। और सबसे अमेजिंग बात की कॉइन स्विच अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। यस, 0 ट्रेडिंग फीस पहले 30 दिनों के लिए। और कॉइन स्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व भी मेंटेन किया जाता है। कॉइन स्विच की जो टोटल कस्टमर होल्डिंग है वो है 2774 करोड़ और कॉइन स्विच की जो टोटल होल्डिंग है वो है 3497 करोड़। और ये चीज उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ दिखाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है, अभी चेकआउट कीजिए कॉइन स्विच को। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. So, मेरा कहने का मतलब था कि वो लड़की तेरी लाइफ से इसलिए गई क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं थे, या तू स्टेबल नहीं था, या तेरा फैमिली बैकग्राउंड वीक था। और इस चीज़ को एडमिट कर लो। इसका मतलब क्या है कि लाइफ के अंदर जो लड़के आज लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं,
वो सारी लड़कियां तुम्हारी लाइफ से चली जाएंगी अगर तुम अमीर नहीं होगे तो। अल्टीमेटली आप देखते होगे ऐसा कई बार, बहुत खूबसूरत लड़कियां शादी ऐसे लड़के से करती हैं जो शायद ज़्यादा सुंदर दिखता नहीं होते। ऐसा अक्सर होता है। हाँ, क्योंकि लड़कियां समझदार होती हैं क्योंकि उन्हें अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़के को नहीं समझ आता ये चीज़। लड़के के लिए नहीं है। लड़के कहता है यार मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, क्या की जान का मैं क्या करूं, मर जा तू, आज कल मरता है आज मर जा, मैं तेरे लिए हाथ काट रहा हूँ, नस काट रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है लड़कियों को उससे। बहुत समझदार है आजकल की लड़कियां। सो कहने का मतलब है जो आपने पहले एज ग्रुप बोला, उस एज ग्रुप में क्या क्या होता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ। फिर बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियां क्या है, दे जस्ट गो विद द फ्लो। आज की डेट में लड़कियों के अंदर है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, बट अगर आज आपको पता है ना आपके फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो आपकी शादी कराने में ना आपके माँ बाप के ऊपर बहुत बर्डन आने वाला है। और ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आजकल मैं कई लड़कियों को ऐसे देखता हूँ सेल्फ डिपेंडेंट है, उन्हें पता है कि मेरा एक छोटा भाई है, मेरी एक छोटी बहन है, तो मुझे उनके लिए करना है, मुझे उनके लिए भी करना और फैमिली पे बर्डन भी ना आए। सो इस चीज़ को लोग जितनी जल्दी सीखें उतना अच्छा है कि स्कूल में जब तक हम होते हैं ना हम सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते हैं और हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि पैसे के बारे में तो सोच भी मत लियो, बट अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि हम पैसे कमाएं। वो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अगर तू आज पैसे के बारे में सोचेगा तो कल को अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, है ना। बट इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट कि आप कोई ऐसी स्किल डेवलप करो जिसके थ्रू आप पैसे कमा पाओ। वो क्या हो सकती है, आपका इंटरेस्ट अलग हो सकता है। आजकल मैं कई बच्चों को देखता हूँ जो बिल्कुल सॉर्टेड है लाइफ में कि हमें ये करना है, हमें गेमिंग में आगे बढ़ना है। एक लड़की ने मुझे क्लियरली बोला जी मुझे तो मेकअप आर्टिस्ट बनना, बात खत्म। तो अगर आज से 10 साल पहले मैं चले जाऊं तो मेकअप आर्टिस्ट का मतलब होता था ब्यूटी पार्लर खोलेगी लड़की, है ना, आईब्रो बनाएगी लोगों के। बट आज मेकअप आर्टिस्ट कितना कमा रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो पीपल आर गेटिंग क्लियर इन लाइफ, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। सो मेकअप करना एक हाई इनकम स्किल है और आज की डेट में कई सारे मैं मेकअप आर्टिस्ट को देखता हूं जो मेकअप को सिखा भी रहे करना। सो आपको इस चीज़ में सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इस एज के अंदर कि आप किस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, क्या उसमें पैसे हैं भी या नहीं है, और प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। और पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो किसी भी फील्ड में बढ़ो। मैं नहीं कहता कि आपने बोला कहाँ फोकस करें, फाइनेंस में करें, इसमें करें, उसमें करें। अरे नहीं भाई, तू अपना इंटरेस्ट देख ले, तेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। हो सकता है किसी को आपके ऐसा पॉडकास्ट करने में इंटरेस्ट हो सकता है किसी को क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट हो, बट क्रिकेट खेल के पैसे कैसे आएंगे आज सोचना है। सो यू नीड टू मेक अ प्लान। और अगर प्लान नहीं भी है, मैं कहता हूं अगर आपको नहीं आइडेंटिफाई हो रहा कि मेरा पैशन किस चीज़ में है, मेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसमें टाइम लग सकता है, तो आप क्या करो, आप सिंपली जो काम मिल रहा है उसे पकड़ लो। जैसे मैंने जब 12th पास ऑन करी तो मुझे नहीं पता था मैं किस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता था। मुझे पता था आज मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, बस इतनी सी बात। भाई मैं 6th क्लास तक के बच्चों को तो पढ़ा ही लूँगा, मैंने तो ये सोचा। करेक्ट। और मैंने वो किया और मैंने पैसे कमाए। मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू करे तो एक आधा तो ट्यूशन मुझे घर के आसपास मिल गई। फिर मैंने एक आधा इंस्टीट्यूट में जाके बोला कि भाई मैं आके पढ़ाऊँगा तो 1 घंटे के बैच के मैं इस हिसाब से पैसे लूँगा। तो वहाँ पर क्या होता, शेयरिंग के ऊपर मेरे को स्टूडेंट्स मिल गए। इवन मुझे कुछ सैटरडे संडे की क्लासेस नोएडा तक की मिली। अच्छा। कि मैं ईस्ट दिल्ली में रहता था और मैं ईस्ट दिल्ली से नोएडा जाता था बाइक पे पढ़ाने, तो सैटरडे संडे की क्लासेस देता था। फिर मैंने इंस्टीट्यूट भी खोल दिया था, उसमें टीचर्स रख लिए। बट जितना टाइम मेरे पास होता था मैं सोचता था उस टाइम को यूज़ करके कुछ पैसे कमाए जाए, क्योंकि अगर पैसे कमाओगे तो ही अपने लिए कुछ कर पाओगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। एंड सॉरी टू से, मिडिल क्लास कुछ नहीं होता, गरीब गरीब होता है। गरीब मतलब गरीब इसका मतलब नहीं पैसे ही नहीं है। अगर आप कहो कि मिडिल क्लास लोग ये सोच लेते हैं कि ठीक है जब बस जैसे तैसे गुजारा चल रहा है, तो जैसे तैसे गुजारा चलना गरीबी होता है। तो मेरे लिए 2 ही डेफिनेशन है, तो आप अमीर हो या गरीब हो, या गरीब हो। मिडिल क्लास वो मिडिल मतलब वो लटकाओ मत अपने आप को, वो बोलने में अच्छी वाली फील गुड फैक्टर है। बट आई वॉज पुअर। सो मुझे पता था कि मेरे फादर मेरे को गाड़ी खरीद के नहीं दे सकते। मेरे फादर की लिमिटेशंस मुझे पता थी। मुझे पता था मेरे फादर बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके ऊपर लोन्स बढ़ गए हैं, मुझे हेल्प करनी है। और अगर आपको दिखता है ना तो आपको करना पड़ेगा, आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। और जिम्मेदारी के साथ सबसे कमाल की चीज़ क्या होती है कि जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है, कभी दी नहीं जाती।
रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ली जाती है। आपको आपके पापा कभी नहीं बोलेंगे ये मेरे लिए कर, वो आपको लेना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको, और वहीं से मैच्योरिटी आपकी शुरू होगी। सो लाइफ में कुछ भी करो ना, मैंने भी तो कई सारे काम करे, मैंने आपको बताया ना, जो काम मिलता चला गया करते चले गए, जो चीज समझ आती चली गई। जिस आदमी से मिले उसने बताया ये हो सकता है, लेट्स गिव इट अ शॉट, अरे फेल ही तो होऊंगा। बट यंग एज में फेल होने का मतलब कुछ पता ही नहीं होता। फेल होने का मतलब क्या होता है? मैं आज भी फेल होता हूँ। अभी मैंने एक आदमी को उसके स्टार्टअप के लिए 2.5 लाख रुपए दिए, उसने डुबो दिए उसने। मैंने उसे बोला था कि ये बिजनेस है, उसने कहा ये इतने इतने पैसे लगेंगे, उसने एक प्रोजेक्शन दिया, बहुत सिंपल सा स्टार्टअप, बहुत छोटा सा, मतलब 2.5 लाख रुपए इज नथिंग। तो मैंने दिया। मुझे अब मैं भी कई बार मैं बहुत सही होता हूँ, क्योंकि मैं कई सारे लोगों को गाइड करता हूँ जो बहुत, जैसे मैंने बोला कि वो मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता था, आज उसकी कंपनी वो 1-2 करोड़ का महीने का टर्नओवर कर रहा है। सो मैंने वहाँ पे भी गाइडेंस दी, मैंने कई जगह गाइडेंस दी जहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा किया। और कई सारे लोग गाइडेंस और पैसे मिलने के बावजूद भी नहीं कर पाए। तो मेरे 2.5 लाख रुपए डूब गए, मैंने इन्वेस्ट किया, डूब गए, कोई बात नहीं। सो 2.5 लाख नथिंग है, क्योंकि हम तो करोड़ों भी इन्वेस्ट करते हैं। बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट, मतलब वहाँ पे क्या ग्रोथ आ सकती है। सो अब मैंने कई सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, शायद आपको पता ही नहीं है, और मैं आपको क्यों बताऊँ मेरा क्या लेना देना। बट एक टाइम पर ऐसा था कि मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं थे, मैं कहाँ इन्वेस्ट करता। सो वो कमाने पड़ते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट में, फाइनेंस में, किसी भी मनी मार्केट में तब करोगे, तब पैसे कमाओगे जब वो होंगे। अगर आज आपके पास जीरो है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स, वेरी डिफिकल्ट। आप कहीं से इधर उधर से अरेंज करोगे, और वो जैसे किसी बिजनेस में ख़त्म हो सकते हैं पैसे, उससे भी तेज़ी से स्टॉक मार्केट में ख़त्म हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एक्चुअली। मैं कहता हूँ ट्रेडिंग तो करो ही मत। ट्रेडिंग तो तब तक मत करो जब तक आपके पास जो मंथली इनकम है उसका 10 गुना तक आप इन्वेस्ट ना कर दो। सो मैं कभी किसी को ट्रेडिंग के लिए एडवाइस नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, जब तक आपने स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव देखने शुरू नहीं करे, वो भी इन्वेस्ट करके, क्योंकि इन्वेस्टिंग में तुम्हारा पैसा जीरो नहीं होगा, ट्रेडिंग में पहले दिन हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इट टेक्स टाइम। स्टॉक मार्केट इज़ अ फील्ड जहाँ पे बहुत सीखना पड़ता है। मेरा ना लर्निंग कर्व बहुत छोटा है भाई, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मैं दिन में 8 घंटे पढ़ता हूँ। अरे आज की डेट में 8 आवर्स आई स्टडी, आई रीड। मैं अगर आपको अपना गूगल दे दूंगा ना, तो आज के गूगल सर्चेस 100+ होंगे। सो आई रीड एवरी डे, मतलब सुबह से लेके शाम को 3-4-5 बजे तक मैं सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। वो मेरा लर्निंग टाइम है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इवन इफ आई टेल यू, मैं ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेच नहीं करना चाहता, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में अभी भी मैं सीख रहा हूँ। इट इज़ एवरीडे लर्निंग, ये ख़त्म नहीं होगी। बट जितना मैंने सीखा है उसे सीखने में लेट से मुझे 2 से 3 साल लगे सीखने में। अगर आज मैं आपको बोलूँगा आपको सीखना है, और आप सोचो मैं दिन का आधा घंटा 1 घंटा दे के सीख लूँगा, आपको मैं आज बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल, आप नहीं सीख पाओगे। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो नहीं सीख पाओगे। मैं अभी यहाँ पे 4 चीज़ ऐसी बोलूँगा जो आप कहोगे यार ऐसे सर के ऊपर से ना फ्लाईओवर के थ्रू जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा मैंने क्या बोल दिया, उसका क्या मतलब है। तो स्टॉक मार्केट में लोगों को लगता है कि मेकिंग मनी इज़ वेरी ईजी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू आर फाइटिंग विद सो मेनी ग्रेट माइंड यार। आप कैसे पैसे कमाओगे? मैं आपको सीरियसली बात बताता हूँ, ये जो रोज़ इंस्टाग्राम पे लोगों के आते हैं ना, आज मैंने करोड़ बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, सेबी का डेटा है 10 करोड़ से ऊपर पिछले साल FNO ट्रेडिंग से, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग से, सिर्फ 101 लोगों ने पैसे बनाए हैं। 101 लोगों ने 140 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ से ऊपर सिर्फ 101 लोगों ने बनाए हैं। सिर्फ 101 लोगों ने, सिर्फ 101 लोगों ने। और 200-300 के तो हम इंस्टाग्राम में देख लेते हैं। फिर वो कहाँ से आए? पता नहीं भाई, शायद वो होंगे भाई उस लिस्ट में, मेरे को नहीं पता। बट कहने का मतलब है, इट इज़ नॉट ईजी एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल क्योंकि आप ग्रीड के अंदर सब कुछ खो दोगे। मतलब स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इट इज़ नॉट ईजी, इट टेक्स टाइम, बट येस वंस यू लर्न इट इज़ अ स्किल। आप पैसे बना सकते हो, बट आप बनाओगे ही बनाओगे, भगवान भी नहीं बोल सकता भाई तुम्हें आके भी, नहीं बोल सकता, क्योंकि
इट टेक्स टाइम, इट इज़ नॉट सो ईजी। मैं बोलूँ आप क्रिकेट खेलना सीख लोगे, ओके, क्या आपका आईपीएल में सिलेक्शन हो जाएगा? आई डोंट नो मैन, पता नहीं। आई डोंट नो। तो आप स्टॉक मार्केट सीख लोगे, आप पैसे बना लोगे, बट हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन आप पूरी ना कर पाओ जो कैपिटल आपके पास है। क्योंकि अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, आपको पता हमारी मंथली एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए में महीने में कितने पैसे बनाना चाहोगे स्टॉक मार्केट से? 1,20,000। एक महीने में 20,000 बनाना चाहोगे। आपको पता हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी होती है? कितनी? 3,000। 3,000। बस खत्म। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो 3 लाख, 10 करोड़ रुपए है तो 30 लाख, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और वही है, अगर 1 लाख रुपए है तो सिर्फ 3,000, 10,000 रुपए है तो सिर्फ 300 रुपए। 300 रुपये। दैट इज माई मंथली एक्सपेक्टेशन। और इतना सीखने के बाद भी दैट्स माई एक्सपेक्टेशन। और आपको लगता है कि आप 10,000 रुपये लेकर क्या आओगे, वो 10,000 के 1 लाख बन जाएंगे आपके ट्रेडिंग में कहीं से, और आप माला माल हो जाओगे? देखो, ऐसा नहीं कह रहा मैं, हो नहीं सकता। छोटे कैपिटल से रिस्क लेना आसान होता है। अगर मेरे पास 10,000, 20,000, 1 लाख ही होते तो मैं उस पर रिस्क लेता, और मैं अगर 10, 20,000, 30,000 खो भी देता तो फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो? क्योंकि मुझे पता होता कि मैं शायद नेक्स्ट कुछ ट्रेड्स में उसे कवर करके पैसे बना लूँगा। बट अगर आपके पास है एग्जांपल 1 करोड़ रुपए, तो 30 लाख खो जाए चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा ना। बड़ा अमाउंट। अगर आपके पास 10 करोड़ है, 3 करोड़ चले जाए चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बहुत बड़ी रकम है। नहीं चलेगा ना। तो जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ता है, आपका कैपिटल बढ़ता है, आप रिस्क नहीं ले सकते। आप समझ रहे हो? अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा मुनाफा, जितना छोटा रिस्क उतना छोटा मुनाफा। तो जब आप रिस्क छोटा लोगे तो आपका मुनाफा छोटा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये लोग इसे समझने में ना जिंदगी लगा देंगे। हो सकता है कुछ लोग बर्बाद भी हो जाए, क्योंकि वो मेरी बात को वो कहेंगे अबे क्या बात कर रहा है ये, 1 लाख से 3,000, हम तो एक ट्रेड मारते हैं 3,000 की और 3,000 बना लेते हैं। तो मैं तो गधा हूँ उन लोगों की नज़र में, ठीक है। और मैं कहता हूँ लेट इट बी यार। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ना, वो अब ऐसे समझाता हूँ। अगर आप एफडी में पैसा रखते हो तो आपका साल का 6-7% ब्याज मिलेगा, महीने का 3%, साल का कितना हुआ? 36। अरे 2 ही लगा लो, 24 हो गया। और एफडी में 7 मिलेगा। 7 मिल रहा है तो 24 भी अगर मिल सकता है बहुत बड़ी तो बात बहुत है। बड़ी बात है। और अगर इसको कंपाउंडिंग के रूप में देखें तो बहुत 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 बड़ा बनता है। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है 2 से 3,000, वो बहुत सॉर्ट आफ्टर है। मुझे पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे पता है मैं अमीर बन रहा हूँ। मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मेरे को कोई दिखावा नहीं है, मुझे किसी से 1 रुपया लेना नहीं है, मेरे को आपका कोई 1 रुपया चाहिए नहीं। मैं किसी का पोर्टफोलियो मैनेज करता नहीं, मैं तो अपने पैसे से जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अब मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, मेरा है ना भाई, मेरा है ना भाई। तो जब मुझे किसी को दिखाना ही नहीं है, कोई शोबाजी ही नहीं है, तो मैं स्लो ही चल लेता हूँ। दौड़ लगा के किसी को दिखाना क्या, स्लो चल के भी तो मंजिल पे पहुंचा जा सकता है ना। और मंजिल क्या है? मैं तो फाइनेंशियली फ्री हूँ, तो मेरी कोई मंजिल है ही नहीं। आप समझ रहे हो? हाँ। तो मुझे ना मेरा कोई कंपटीशन, ना मुझे किसी को दिखाना, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरे घर में रोटी जिंदगी भर आती रहेगी, खत्म। अब इससे ऊपर की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। और जब बंदे की एक्सपेक्टेशंस छोटी हो जाती हैं, वो स्ट्रेस फ्री रहता है। ओके। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। अब मेरी होता क्या है, गौतम बुद्ध बोल के गए हैं कि आपके जो सॉरोज हैं, मतलब आपके जो गम है, उनका कारण होता है आपकी एक्सपेक्टेशंस। आप अपनी वाइफ से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अपने बच्चे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पता नहीं क्या बन के दिखाएगा। आप अपने आप से भी एक्सपेक्ट करते हो। अपने आप से एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, पर लोग अपने आप को छोड़ के सबसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी नहीं करेंगे तो राहुल गांधी जी ये करेंगे, ठीक है, आम आदमी पार्टी ये करेगी, मेरे पापा मेरे लिए ये करेंगे, मेरे दादा तो ये कर ही देंगे, मेरे नाना जाने से पहले तो इतना कर ही देंगे, ठीक है, मेरी मम्मी ये कर देंगी मेरे लिए। सबसे एक्सपेक्टेशन है। और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फिर बुरा लगता है, फिर दुख होता है। दुख वहीं से आता है, ज़्यादा टाइम देखते हैं तो कहने का मतलब है जितनी कम एक्सपेक्टेशंस उतनी लाइफ में खुशी। मेरी इस पॉडकास्ट से क्या एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, आपने इनवाइट किया, मैं आ गया, मेरे 0 एक्सपेक्टेशन।
मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं कहीं भी पॉडकास्ट देख के आता हूँ, मैं कभी मेरे को पता ही नहीं क्या व्यूज़ आए, क्या कमेंट्स आए, क्या लाइक्स आए, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है भाई। और अभी इवन कंटेंट से भी यही हो गया कि मुझे वैल्यू देना है, मुझे डजंट मैटर व्यूज़ कम आए ज़्यादा आए, तुम देखो ना देखो, बट मुझे पता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो काम की बात कर रहा हूँ। तो कम लोग सुनेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अच्छी होती हैं जब आप किसी टारगेट को अचीव कर रहे होते हो। बट लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, मतलब अब इस स्टेज पे जाके मुझे लगता है मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। एक टाइम पे ज़रूरी था, अभी नहीं है, तो वो टाइम टू टाइम की बात है बस। क्योंकि नया यूट्यूबर अगर ये सोचेगा कि मैं भी उसकी कदर केयर नहीं करता तो उसके लिए तो नया आदमी ये सोचेगा कि मेरे को मतलब मैं 1-2% बना लूंगा तो तेरी लाइफ में कुछ भी इंप्रूव नहीं होगा। तो आपको मेहनत करके पैसे बनाने पड़ेंगे। और लोग अगर बोल रहे हैं कि तू ये क्रिप्टो कर ले, तू स्टॉक कर ले, तू फॉरेक्स कर ले और तेरी ज़िंदगी ऐसी, और हमारी तरह तू भी लैम्बोर्गिनी लेके घूमेगा या फरारी लेके घूमेगा, और तू तो साला दुबई रहेगा और तू सैन फ्रांसिस्को रहेगा और तेरे पास पैसे ही पैसा होगा। सो मतलब पता नहीं, मेरी सोच बहुत छोटी है, मुझे समझ नहीं आता कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज हर आदमी अमीर नहीं बन सकता, हर आदमी IPL में नहीं जा सकता, हर आदमी इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं जा सकता, हर आदमी बॉलीवुड की मूवी में नहीं आ सकता। देयर बी हैंडफुल ऑफ पीपल। सो सक्सेस बहुत कम लोगों के बीच में रहना पसंद करती है। आपको बस ये देखना है वो सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं, बस इतना सिंपल है। ओके। एंड आपने एक चीज़ बताई थी कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको 12th के बाद में आंसर मिला था कि अभी मैं लोगों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। मेरे केस में सर ये हुआ था, मैं 11th क्लास में था और मुझे बाकी लोगों से जल्दी थोड़ा कुछ करना था ताकि मुझे लेवरेज मिले बाद में। तो मैंने भी अपने आप से सेम क्वेश्चन किया था कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ स्कूल टाइम में 11th के साथ में ही। तो मैंने देखा कि मुझे टाइम मिल रहा है पढ़ाई के साथ भी, तो मुझे उसमें कुछ ना कुछ करना है। मैंने क्वेश्चन किया अपने आप से, तो कुछ दिनों बाद मुझे जवाब मिला कि मेरा इंटरेस्ट है सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर, तो यहाँ पर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। और मैंने 11th क्लास से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी एंड 12th में ही मैंने अपना चैनल अच्छा खासा ग्रो कर लिया था और 12th की एग्ज़ाम में मेरे 1 मिलियन क्रॉस हो गए थे। और नंबर कितने हैं 12th में? 79 थे सर, इतने पूरे नहीं थे। हुआ क्या था, मतलब अब तो मैं बोल सकता हूँ, तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। 11th क्लास में ना मेरी गर्लफ्रेंड बन गई एक। तो हुआ क्या कि जब मैं शाम स्कूल के बाद ना शाम को मैंने ना इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करी थी। इनफैक्ट मेरे पास मेडिकल भी था, तो मेरे पास PMT के लिए भी ओपन था और मैं AIEEE और IIT के लिए भी ओपन था। तब प्री मेडिकल टेस्ट होता था, तो मेरे पास बायोलॉजी भी थी, PCM भी था मेरे पास। अब हुआ क्या, 10th तक तो मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियोस था, मेरा न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई, स्कूल के हिसाब से मैं हाईएस्ट स्कोरिंग बच्चा था, तो सब कुछ ऐसा हुआ, तो वो अच्छा था, सब बढ़िया था। 11th क्लास में क्या हुआ, जब गर्लफ्रेंड बनी तो मैं शाम का सारा टाइम उसे देने लग गया और मेरी पढ़ाई पूरी स्किप हो गई। हुआ क्या कि वो 12th क्लास के मतलब कुछ टाइम पहले ही उसने मुझे छोड़ दिया। वो मेरे से बड़ी थी यार। कितने टाइम पहले की बात मैं है? 11th में था, वो कॉलेज में थी। कितने टाइम पहले की बात है 12th? अरे मैं 11th में था तो अच्छा भाई, अच्छा, मतलब आप ये मान के चलो मैं सिर्फ 15 साल का हूँगा यार। नहीं 15-16 आप 12th में थे मैं 11th में था। अच्छा आप 11th में थे, ओके। हाँ, वो गर्लफ्रेंड कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में। ओके ओके। हाँ, मतलब हमेशा बड़ी सोच रखी है। मेरी वाइफ आज भी मेरे से बड़ी है एज में। इतनी ज़्यादा नहीं, कुछ महीनों का फर्क है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, वो कॉलेज जाती थी तो उसके बाद टाइम होता था और मेरे लिए वो क्रूशियल ईयर्स थे 11th 12th कुछ बनने के लिए। सो हुआ क्या कि 12th में उसने मुझे छोड़ दिया। तो पता लगा वो किसी और लड़के से बात कर रही है जो आउट ऑफ इंडिया सेटल हो रहा है और ऐसा कुछ पता लगा। सो उसने मुझे छोड़ दिया, तो मैं बहुत रोया उस टाइम पे। तो उसने मुझे क्लियरली आंसर दिया और दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। तो उसने मुझे बोला कि आई एम लीविंग यू बिकॉज यू हैव नो फ्यूचर। मैं तो लाइफ में ये कर लूँगी, बट हाउ वी विल गेट मैरिड, हमारी शादी कैसे होगी? तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू तो कुछ करेगा ही नहीं ज़िंदगी में, और कुछ दिख भी नहीं रहा, पैसे भी नहीं थे फैमिली के पास। मैं तो एक रेड कलर की एक्टिवा चलाता था। तो मैं बता रहा हूँ, उसने क्लियरली आंसर दिया कि यू हैव नो फ्यूचर। अब देखो, जब मैं घर पे आया तो मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। 11th में पढ़ा नहीं था तो 12th का सिलेबस कैसे समझ आ जाएगा? तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि भाई मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और 11th में तुमने ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपने 11th में ध्यान नहीं दिया तो 12th में बहुत डिफिकल्ट होने वाला, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। मतलब आप पास भी बड़ी मुश्किल से होने वाले हो फिर। बट फिर भी जैसे जैसे पढ़ाई करी चलो जब भी, तो उस दिन के बाद से ऐसा हो गया कि यार फ्यूचर बनाना है।
तो मुझे उसी दिन समझ आ गया कि लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना फेम मिलेगा, ना कोई लड़की मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। तो आपको पैसे कमाने हैं, कुछ बनना है। और ये तभी अपने आप से पूछा कि तू क्या क्या कर सकता है, और फिर तो मैं करता ही चला गया। फिर मैं कुछ सालों के बाद मिला दोबारा, तब मैंने थोड़े से पैसे कमा लिए थे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर ली थी। फिर मेरे को मेरा फिर मिलने के बाद ना मेरा मन नहीं हो, मैंने कहा आप घर जाओ। तो उन्होंने अप्रोच किया था आपको? हाँ, मतलब ऐसे ही कुछ हुआ होगा, मेरे को अब याद नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही होऊंगा तब। और फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते होते फिर मैडम मिल गई थी जो मेरी वाइफ है आज। तो उसने मुझे पूरी तरीके से चेंज किया। एक्चुअली तब मुझे समझ आया लड़कियां भी कई तरीके की होती हैं, वो मुझे पहले नहीं पता था। एक्चुअल में कई तरीके की होती है, तो उसके ऊपर हम कभी फिर बात करेंगे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गर्ल्स। अच्छा, लोगों को अभी हम एक रोड मैप देंगे। जैसे वैसे तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पिछले क्वेश्चन में कवर कर लिए, लेकिन देखते हैं कि इसमें शायद कुछ नया आ सके या फिर पुरानी ही एडवाइस हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे। 4 से मतलब अभी बंदा है जो कुछ भी नहीं कर रहा है ना, 4 से 5 साल में आज अगर वो सीरियस होता है तो 4 से 5 साल में क्या वो रिच बन सकता है, क्या वो करोड़पति बन सकता है? अगर हाँ तो क्या उसकी कुछ स्टेप्स है, और है तो क्या? यार करोड़पति बनना मतलब ठीक है, एक टाइटल हमने लगा दिया। आप पैसे कमाते कब हो, आपको ये समझना पड़ेगा। हाउ डू यू मेक मनी, दैट्स अ मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर तो आप उसे स्केल कर दोगे। ओके। आप पैसे तब कमाते हो जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो। आपको ये देखना है कि क्या मैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। देखो, या तो कुछ बेच के पैसे कमाओगे, और अगर बेचने के लिए कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट ढूंढो। तो एक प्रोडक्ट बेस्ड हो गया, एक सर्विस बेस्ड हो गया। जल्दी पैसा जनरली दोनों में ही बन सकता है। या तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा जो बहुत तेज़ी से बिक सकता है, जिसमें मार्जिन भी बहुत अच्छा है। फिर आपको स्केलेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि, मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ, अब ये माइक बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, बट शायद उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है जितने लोगों की ज़रूरत है एक बिस्किट का पैकेट, एग्जाम्पल। हाँ। बट बिस्किट के पैकेट में मार्जिन नहीं है, इसमें मार्जिन है। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल, मैंने किसी को देखा भी, वो मोबाइल फ़ोन कवर्स का बिजनेस कर रहे हैं। सो मोबाइल फ़ोन कवर्स बहुत सस्ते आते हैं, उसे कस्टमाइज़ करके या उस तरीके से बेचने में उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन जितने के बिकते हैं और एक्चुअल में जितनी की कॉस्ट होती है, तो 10-20 रुपये में मोबाइल कवर्स आने लग जाते हैं, और हज़ार रुपये के भी बिकते हैं। और झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी हज़ार रुपये के खरीदे हैं। क्योंकि अगर कुछ डिज़ाइनर होते हैं तो मन करता खरीदने का। सो पॉइंट इज दिस, या तो आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढना है, और अगेन आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो विद योर प्रोडक्ट, और एनी काइंड ऑफ अ सर्विस। इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर, इट कुड बी एनीथिंग एल्स। 3-4 साल में पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, बात है आपको फॉलो उन लोगों को करना पड़ेगा जिन लोगों ने ऐसा किया है। अब मैं आपको जनरली बताता हूँ, इन एनी फील्ड, इवन स्टॉक मार्केट, जो लोग पैसे कमा रहे हैं ना, बताएंगे कभी नहीं। मान लो आप मेरे से पूछोगे हम किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, आप 1 करोड़ दो, मैं तब भी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रही है। इट इज़ अ ट्रेड सीक्रेट। तो होता क्या है कि कई सारे लोग नहीं बताते। सिमिलरली किसी ने बिजनेस कोई अच्छा बिल्ड किया, और जो उसका एक्स फैक्टर होगा ना, वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि शायद आप उसके कंपटीशन में खड़े हो जाओ। तो मैंने कई बार ऐसा किया कि एक आधा बार अपनी कोई स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमने यूट्यूब पर ट्राई किया कि थोड़ा सा लोगों को गाइड कर देते हैं, और पता लगा हमारी चैनल कम हो गया। मैं कोई स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं डालता, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी वैसे चेंज करते रहते हैं। हर 2.5-3 महीने में चेंज हो जाती है, मार्केट चेंज होती है। बट अगर कोई चीज़ आपको पैसा कमा के दे रही है तो आप उसे बताना पसंद नहीं करोगे। तो अमीर लोगों के साथ, या जो भी पैसे कमा रहे हैं, उनके साथ ये एक इशू आएगा, वो कभी आपको बताएंगे नहीं। ट्रेड सीक्रेट इतनी जल्दी नहीं बताएंगे, और अगर बताएंगे तो उसमें एंट्री बैरियर इतना बड़ा होगा कि आप घुस नहीं पाओगे। एग्जाम्पल, मैं आपको रियल एस्टेट का ट्रेड सीक्रेट अपना बताऊं, बट एंट्री बैरियर ऐसा है कि भैया 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट है या 5 करोड़ से इन्वेस्टमेंट है, तो 80-90% लोग फिल्टर आउट हो गए, और ज़्यादा फिल्टर आउट ही हो गए। मैंने एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, अपना तरीका है। तो मैं प्लॉट्स में इन्वेस्ट करता हूँ, ये मैं हर बार हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ। ओके। प्लॉट्स होता है ज़मीन, बाकी हम खुद कर लेंगे जो भी। सो एक रियल एस्टेट मैंने 1 साल पहले खरीदी, अब मेरे को 13 साल हो गए हैं। ये लोगों को समझने की चीज़ है। मैंने आज खरीदी, इसका मतलब है कि मैं काम इतने साल से कर रहा हूँ, वो कोई देखेगा नहीं। तो कंपाउंडिंग क्या होता है, धीरे धीरे काम करती है। यू मे स्टार्ट विद 20-30 लाख्स, 30 लाख के आपने 50 लाख बनाए, 50 लाख के 70 लाख बनाए, 1 करोड़ बनाए, 1.5, 2, 3, 4, वो मल्टीप्लिकेशन चलता है। तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो,
आप कोई चीज़ खरीदते हो, उसे महंगी बेचते हो, फिर और कुछ खरीदते हो, फिर और महंगी बेचते हो। आप ऐसा करते हो ना? हाँ। मैंने एक रियल एस्टेट खरीदा, तो अब ऑलमोस्ट 10 CR आप मान के चलो। कितना? 10 करोड़ भी, 10 करोड़ की हमने एक रियल एस्टेट खरीदी। हाँ। गुड़गांव पे खरीदी। अब ये जो रेट मैं बोलूँगा तो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट। मैंने गोल्फ कोर्स रोड पे खरीदी। अच्छा। ठीक है। सो आई गॉट ऑफर फॉर 30 करोड़ फॉर दैट रियल एस्टेट। कितने टाइम में? 1 साल। 1 साल में? 1 साल। ओह। सो इट इज़ मोर देन डबल। ठीक है। मैं नहीं बेच रहा। गोल्फ कोर्स रोड पे चीज़ नहीं मिलेगी, तो जो चीज़ मिलेगी नहीं उसकी वैल्यू क्या है? जब ताजमहल मिलेगा नहीं तो उसकी वैल्यू क्या है? हाँ। जब चीज़ मिलेगी नहीं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। और रेंटल बहुत अच्छा है गोल्फ कोर्स रोड पे, आपको पता है, तो ठीक है, आई एम कीपिंग दैट प्रॉपर्टी। बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 के 30 हुए, कल को हो सकता है 30 के 50 हो जाए, 50 के 100 हो जाए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द रियल एस्टेट। सो मैं रियल एस्टेट में अलग तरीके का इन्वेस्टर हूँ, मतलब लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। सो जब हमने 10 CR इन्वेस्ट किया, इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी। मेरे सारे अकाउंट्स खाली हो गए। अच्छा। ठीक है। लोन भी लेना पड़े तो मुझको डर नहीं लगता लोन लेने में, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए मैं लोन भी ले लेता हूँ और फिर मैं उसे चुका देता हूँ जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं। बट मैंने जैसे भी किया, आई बिकेम अ ब्रोक पर्सन। ठीक है। अगर मेरे घर में सिखाया गया कि ज़मीन खरीदने के लिए घर के गहने भी बेचने पड़े तो बेच दो। अच्छा। सिखाया गया। किसने सिखाया ये? मेरे मम्मी पापा ने। अच्छा। बेच दो, गहने फिर बन जाएंगे। ज़मीन किस्मत से बनती है। समझ रहे हो? ज़मीन किस्मत से बनती है। सो ये सिखाया गया, ये सीख दी गई है। तो ज़मीन बना ली। अब अगर 10 CR के 30 करोड़ हुए तो आप सोचो मेरा 20 CR का प्रॉफिट है। 1 साल से ऊपर हो गया, मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। जब भी मैं बेचूंगा, मान लो कल को और ज़्यादा प्रॉफिट में बेचूंगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सरकार को 12.5% का टैक्स भी दूंगा। ठीक है। सरकार को टैक्स भी दिया। उसके बाद भी मैंने एक हैंडसम अमाउंट बनाया, मान लो कल को बेचा और नेट प्रॉफिट 20 करोड़ मेरे पास बच गया। 20 करोड़ बनाने में एक आम इंसान को कितना टाइम लगेगा? जिंदगी लग जाएगी। फिर भी नहीं बना पाते कुछ लोग। जिंदगी लगेगी। आंसर है जिंदगी। अब उसका आंसर मैं आपको देता हूँ क्यों जिंदगी लगती है। क्योंकि रियल एस्टेट बनाने में लोग जिंदगी भर का पैसा लगाते हैं। तो जो मेरे से 30 करोड़ का भी खरीदेगा, वो भी सोचेगा कि उस प्रॉपर्टी से वो क्या करने वाला है। ठीक है। अगर रेंटल ही 20 लाख रुपए महीना है, एग्जाम्पल एक बिल्डिंग का, तो वो वर्थ इट हो जाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और कल को और ज़्यादा। तो पॉइंट इज दिस, मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि आपने मान लो वो 20 CR कमाया, अब आप उस 20 CR का क्या करोगे? और ज़्यादा ग्रो करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। बट इट टेक्स टाइम। आपने जब वो 10 करोड़ लगाए तो आपको आज वहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। हो सकता है स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में और ज़्यादा ग्रोथ हुई हो, बट क्या आप किसी स्टॉक में 10 करोड़ लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। सो आई चूज रियल एस्टेट। मुझे समझ आती है वो चीज़ कि यहाँ पर क्या चीज़ है। मुझे समझ आता है मार्केट में डिमांड सप्लाई किस तरीके से काम करती है। और आगे आने वाले टाइम में मैंने जितना भी रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बनाया है, मैं कभी आपको समझाऊंगा कि इसे हम लेवरेज करके रियल एस्टेट को यूज़ करके हम स्टॉक मार्केट में बड़ा कैसे कर सकते हैं। अच्छा। तो आपको लगेगा यार ये कुछ नेक्स्ट लेवल हो सकता है। और देयर आर मल्टीपल फैक्टर, बिजनेसेस तो आपको करने ही है। सो एक आम आदमी को सबसे पहले ये सोच लानी पड़ेगी, जो कभी नहीं आएगी। जो हम ये करोड़ों की बातें कर रहे हैं ना, ये बातें ये कान में ना सोसाइटी से घुस नहीं सकती। क्यों नहीं घुस सकती? क्योंकि आपके सर्कल में कोई ऐसा काम कर नहीं रहा। और अगर आज आप गरीब हो तो कोई जो ऐसा काम कर रहा है वो आपके सर्कल में आएगा नहीं। इसीलिए इन पॉडकास्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। इन पॉडकास्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो टू लिव अ लाइफ आपको वो बड़ा पैसा कमाना है। वो बड़ा पैसा आज नहीं आएगा। अगर आज मैंने बोला रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, बट एग्जांपल मैं आज दोबारा ढूंढने जाऊं कि मुझे 10 करोड़ की ज़मीन दोबारा मिल जाए, नहीं मिलेगी ना। बट ऐसा नहीं होता। इट इज़ डिफरेंट। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी होती है। आप कोई शेयर बेचते हो, आप तुरंत बिक जाता है। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल एस्टेट में क्या होता है, कोई बेचना चाहता है तो कभी कभी उसे जल्दी पैसा चाहिए होता है। कभी कभी वो कहता है जी मैं, जैसे रियल एस्टेट में लोग कहते हैं कैश इन्वॉल्वमेंट है, मेरे पास कैश नहीं है, बट लोग कहते हैं जी मुझे फुल वाइट चाहिए। हम तो फॉरेन कंट्री जा रहे हैं सेटल होने, हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तो फॉरेन कंट्री अगर कोई जा रहा है तो उसे पूरा पैसा अकाउंट्स में ट्रांसफ़र चाहिए। अब वो कौन देगा,
कितने टाइम में देगा, कितनी जल्दी देगा, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। हैं। सो लोगों को, आपने बोला, आपका सवाल ये था कि क्या वो 1 साल 2 साल 3 4 साल में करोड़पति बन सकते हैं? उससे भी ज़्यादा बन सकते हैं। बट यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद। आप उन 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। अब वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं यार वो देख लड़की कितनी हॉट है यार, तो आप बस उनके जैसे बन जाओगे। अगर आज आप मेरे से बातें कर रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो शायद आपके दिमाग में अभी मेरे से मिलने से पहले नहीं चल रही थी। मैं एक आपके सामने रियल लाइफ एग्जांपल हूँ, बट मेरे से लाख गुना अच्छे लोग कर रहे हैं। जब मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ 1000 करोड़ भी कुछ नहीं है। आई मीट पीपल ऑलमोस्ट एवरी वीक कह लो, एवरी मंथ कह लो, जो 100-200 करोड़ से तो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर कोई घर में 10-20 हज़ार रुपए से ट्रेड कर रहा है, उसे वो ना 100, अगर मैं वो 100 करोड़ वाले का लॉजिक समझाऊंगा ना, उसे समझ भी नहीं आएगा। वो उसे समझ भी नहीं आएगा। वो 4000 ऑर्डर दिन के मार रहा है। 4000 ऑर्डर, ये बाय सेल ऐसे नहीं हो रहा। उसकी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉयड है। और वो बना कितना रहा है? वो महीने की एक्सपेक्टेशन रख रहा है 2% की। 2% की एक्सपेक्टेशंस का मतलब समझते हो? जरूरी नहीं कि मीट हो भी ना हो, ये तो उम्मीदें हैं सिर्फ। ये उम्मीदें हैं। मतलब उम्मीद वो पे आ दुनिया जाता है, कायम एवरेज है। आ जाता है। हाँ, हाँ। 2% एवरेज आ जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर महीने आएगा। तो अमीर बनने के लिए कान में वो बात जाना, उन लोगों के साथ रहना और वो चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। बट डे वन पे आपको मिलेगी नहीं, तो जो काम मिल रहा है वो करो और बस गो विद द फ्लो। आपको पता होना चाहिए कि यार कोई पॉजिटिव चीज़ होगी ना, कोई पैसे कमाने से रिलेटेड चीज़ होगी, तो बस मैं घुस जाऊंगा उसमें और फिर टाइम लगेगा। इट विल टेक ईयर्स। मुझे नहीं पता कितने, सबके लिए अलग अलग है। ये कोई MBA नहीं है कि 2 साल में ही पूरी होती है सबकी। अगर तुम फेल होते हो तो जिंदगी में भी पूरी नहीं होती। हाँ, कई बार ठीक जिंदगी है? में भी नहीं होती, कई तो- बार 2 साल में भी हो जाती है। बट अमीर बनना ऐसा नहीं है। अमीर कोई 2 महीने में भी बन सकता है। किसी को कोई ऐसी चीज़ समझ आ जाए जो किसी ने सोची ना हो, तो वो जल्दी और कम और ज़्यादा टाइम में हो सकता है। बट टिपिकली इट टेक्स ईयर्स। तो सालों लगेंगे, लगाओ, टाइम लगाओ। और बिना मेहनत के तो यार कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, तो आप बैलेंस्ड लाइफ अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसकी सलाह देते हैं, या फिर एक हसल हार्ड वर्क? 13 से 30 साल के लोगों को हसल करना चाहिए। कोई बैलेंस लाइफ नहीं होती। कोई बैलेंस लाइफ नहीं होती। अगर आप अभी बैलेंस लाइफ सोचोगे तो जिंदगी भर हसल करोगे। ट्रू। और अगर आप अभी हसल कर लोगे तो जिंदगी भर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेस एक्सपेक्टेशन। चिल हूँ मैं तो एकदम। हाँ, मतलब मैंने बहुत मेहनत करी भाई। मेट्रो से लेके, ट्रेन से लेके, बस से लेके, सब में सफर किया है। पैसे नहीं होते थे तो पैदल भी गया हूँ, तो वो पता है। स्कूटी का भी पेट्रोल खत्म हुआ है मेरी, तो इतने भी पैसे नहीं होते थे एक टाइम पे। तो इट डिपेंड्स। आपको टाइम लगेगा और लगाओ। तो भसड़ मचनी चाहिए जिंदगी में, जिस काम में जाओ उसमें फिर लग जाओ भाई। 13 से पूरी 30 के तरह। बीच में तो दिन और रात पता नहीं लगनी चाहिए कब हो रही है। ओके। हाँ, मतलब बिल्कुल नहीं पता लगनी चाहिए। बाकी इस टाइम पे पैसे कमाओ। वो 13 से 30 जरूरी नहीं 30 आए किसी का, हो सकता है वो 13 से 17 में काम हो जाए। 17 में हो जाए कई बार, ठीक है, 20 में हो जाए, 22 में हो जाए। आपने 20 में शुरू किया, 24 में ही काम हो जाए। हाँ, हु नोज। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कितना टाइम लगेगा, बट अगर आप यंग हो तो आपको मेहनत करनी ही चाहिए। फिर तो आप भूल जाओ सब कुछ, फिर तो पैसे कमाओ। ओके। अच्छा, आप अभी मार्केट, स्टॉक मार्केट ज़्यादा ओवर वैल्यूड है या फिर रियल इस्टेट अभी और ज़्यादा ओवर वैल्यूड है? इन दोनों में से क्या है? शादी करोगे? शादी करोगे? हाँ, बच्चे होंगे? हाँ। कितने होंगे? 2। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो जितने लोग बढ़ेंगे उतने लोगों को क्या और ज़्यादा ज़मीन चाहिए होगी रहने के लिए? हाँ, ठीक है। चाहिए। क्या उन लोगों को अलग से मोबाइल चाहिए होगा? खिलौने चाहिए होंगे? चाहिए होंगे। कपड़े चाहिए होंगे? जब ये सब कुछ चाहिए होंगे तो एक ही चीज़ है, क्या डिमांड बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। अगर आपको लगता है डिमांड बढ़ेगी तो फिर रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट दोनों बढ़ेंगे। ओके। इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर भी बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। 2 ही चीज़ें होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। अगर लोगों ने अपनी रियल एस्टेट बेचनी शुरू कर दी तो रियल एस्टेट का प्राइस क्रैश हो जाएगा। बट अगर डिमांड बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी तो इसका प्राइस कम नहीं होगा। और ये चीज़ें लिमिटेड है, रियल एस्टेट लिमिटेड है, अच्छे शेयर्स लिमिटेड है, गोल्ड सिल्वर लिमिटेड है। तो लिमिटेड चीज़ें तो हमेशा डिमांड में रहेंगी। ओके।
तो जो चीज़ की डिमांड हमेशा रहेगी वो हमेशा ऊपर जाएगी। अब ओवर वैल्यूड है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता। ये पर्टिकुलर ज़मीन ओवर वैल्यूड हो सकती है, पर्टिकुलर स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है, ये कह सकते हैं? यार मैंने ना कभी किसी से सुना नहीं कि सोना कभी सस्ता था। आप सोना भी सस्ता है महंगा है? महंगा। जब आपकी मम्मी पापा की शादी हुई होगी ना तब पूछना, उस टाइम पे सस्ता था महंगा था? महंगा ही था। हमेशा महंगा ही होता है। हाँ। वो सस्ता हो नहीं सकता। स्टॉक मार्केट कभी सस्ती हो नहीं सकती। जमीन आज आपको लग रहा है रेट बढ़ गए, बट क्या उस टाइम पे भी लोग जमीन आसानी से खरीद सकते थे? नहीं। लोगों का पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, और सप्लाई लिमिटेड है। तो जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड है उसके रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। देखो टेम्परेरी कुछ भी हो सकता है, टेम्परेरी कुछ भी हो सकता है, टेम्परेरी चीज़ों के दाम कम हो सकते हैं, हाँ। टेम्परेरी, पर लॉन्ग टर्म में इम्पॉसिबल, मतलब मुझे तो नहीं लगता। ओके। देखो मैंने अपना पोर्टफोलियो गोल्ड, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में डिवाइड कर रखा है। मेरा अभी मेजर एलोकेशन रियल एस्टेट है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ माई पोर्टफोलियो और इवन मोर इज इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में 80%? 80 या 90 होगा यार, मतलब उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं ना, बट उसी ने तो मुझे पैसे बना के दिए हैं। ये इतना चिल होके बैठ के बात करना, मतलब इट्स ऑल बिकॉज आपने पैसे कहीं से तो कमाओगे ना। रियल एस्टेट ने पैसे कमा के दिए हैं। आज मज़ा आता है भाई उस चीज़ के ऊपर बात करने में। जिस आपको कहीं जॉब मिले और आपको 10 लाख रुपए की सैलरी मिले तो आप चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बताओगे मेरी 10 लाख की सैलरी हो गई, ठीक है? आपको एक प्रेस्टीज लगता है ना। तो जो जिस चीज़ से पैसे आएंगे उसके बारे में आप गलत कैसे बोल सकते हो? अब रियल एस्टेट में क्या है यार, भाई मेरे ना पापा के पास पैसे थे नहीं ना, मैंने ज़िंदगी में बचपन से कोई बहुत ज़्यादा पैसे देखे, मैंने खुद ही कमाए हैं। और जब मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी थी ना, मैंने लोन लेके करी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे रियल एस्टेट इन्वेस्ट करने के। अच्छा। माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट में थी, मुझे लोन लेना पड़ा। जितने की प्रॉपर्टी ली आप उसका मान के चलो ऑलमोस्ट 40% 45% मुझे लोन लेना पड़ा। ओके। मेरे पास नहीं थे पैसे, पर जैसे ही मैंने ली, अरे लेते ही जितने का लोन लिया था उतना तो उसका रेट ही बढ़ गया। लेते ही मतलब विद इन 2 months अच्छा। आई गॉट अ डील की कोई बात नहीं आप बेच दो, एंड इतने एक्स्ट्रा लेके हमारी हो गई। तो जितने का लोन लिया, लोन तो ऊपर से खत्म हो रहा था, थोड़े टाइम और रुका तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो गई। मैं सच में बता रहा हूँ, जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो टाइम लगता है, बट प्रॉपर्टी में ना लोग कंफ्यूज होंगे। मैं खरीदता हूँ ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, लोग बात करते हैं अपार्टमेंट्स की। तो ये मत बोलना कि फिर अपार्टमेंट से आप कंपेयर कर रहे हो, तो क्योंकि आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अपार्टमेंट्स अलग तरीके से चलते हैं और प्लॉट्स अलग तरीके से चलते हैं। मुझे ज़मीन समझ आती है, छोटी हो समझ ज़मीन आती है, उसको मुझे पता है क्या कर सकते हैं, उस पर हम अपार्टमेंट्स या फ्लोर्स बना के बेच सकते हैं। वो मुझे समझ आता है, वो हम करते हैं, बट जो हम करते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। ओके, नाइस आंसर। आपकी कोई पर्टिकुलर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है स्टॉक में जो आप लोगों को बताना चाहेंगे? मैं बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, वो भी एक आधा स्टॉक होगा जो बहुत ही बढ़िया ब्लू चिप कंपनी होगी, और या फिर हम स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो बनाते हैं। ओके। मेजर इन्वेस्टमेंट्स हम सिर्फ ETFs में करते हैं। ETFs में? देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं SIP भी नहीं करता। अच्छा। एक टाइम था मैं शायद महीने की पता नहीं 10 लाख से ऊपर की SIP कर रहा था। आपने एक वीडियो में पूरी सारी SIP बता दी थी कि 1 लाख इसमें 1 लाख इसमें। हाँ बता दी होगी। और मैं बैठ के कैलकुलेट कर रहा था और उस पर सारा अमाउंट जोड़ा और उसका 15 to 20% के अराउंड मैंने कैलकुलेटर में लिखा और सालों का मैं रिटर्न देख रहा हूँ कि पुष्कर सर का रिटर्न कितना होगा। तो वो ऐसा होता है कि आप धीरे धीरे सीखते हो। तो पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए SIP बहुत अच्छा है, बट जैसे जैसे आप ग्रो अप करते हो, कहते हैं बच्चे थे तो हम साइकिल चलाते थे, फिर हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, आज हम कार चलाते हैं, तो बस उतना ही फ़र्क है। तो अभी मैं सिर्फ ETFs में इन्वेस्ट करता हूँ और वही प्रमोट करता हूँ। ओके। कि कोई मुझे कहता है तुम्हें ETF प्रमोट करने के पैसे मिलते हैं क्या? अच्छा। या तुम यू आर द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ETFs, तो आप कह सकते हो येस आई एम, बिकॉज ब्रांड एम्बेसडर मैं इसलिए हूँ क्योंकि US के अंदर लोग SIPs नहीं करते, वो ETFs में SIP करते हैं। अच्छा। जो देश आज हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, जहाँ वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो आप सीख लो ना, आपके पैसे भी बचेंगे। आपको जैसे जैसे आप ग्रो अप करोगे आपको चीज़ें समझ आएंगी। आप स्टार्ट कर लो म्यूचुअल फंड SIP से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसिव, मतलब देखना ही नहीं है तो पैसिव बेस्ट है। ETF भी पैसिव इन्वेस्टिंग होती है, इट इज़ ऑल्सो लाइक अ म्यूचुअल फंड, बट आप उसमें खुद से इन्वेस्ट करते हो। अब कुछ ब्रोकर्स आपको SIP इन ETF भी देने लग गए हैं। हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, दैट इज बाइंग ऑन डिप।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका मोबाइल फ़ोन है, हाँ एक बार उस पर लिखो नैस्डैक कॉम्पोजिट लिखो। नैस्डैक यूएस का एक इंडेक्स है, हाँ आप लिखो, उसकी 1 साल की रिटर्न देखो, अराउंड 37% आ रही होगी। 37 हाँ अब हमने इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू किया अप्रैल से, अप्रैल से, ओके। ठीक है। अब आप सोचोगे मैं इंडिया में बैठे हुए यूएस में कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ? ETF के थ्रू। इंडिया में ETFs हैं जिसमें आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ सो हम क्या अप्रोच कर रहे हैं, हमने एक बार में तो पैसे लगाए नहीं, ठीक है, एक बार में मैंने अप्रैल में सारे पैसे डाले नहीं, मैं तो हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हो वो ऊपर जाता जा रहा है, देख रहे हो? हाँ हाँ ठीक है। मेरी अप्रैल से लेके अभी तक, आज हम दिसंबर में बैठे हैं, अप्रैल टू दिसंबर की रिटर्न है 33% की। अच्छा ठीक है। अब आप कहोगे मेरी तो कम हो गई, वो 37 ये 33, तो अभी भी आपको लग रहा होगा मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपने इनिशियली आपने मान लो 1 करोड़ रुपए डाले, हाँ तो आपके एग्जैक्ट 37 मैच करेगा, बट इनिशियली तो आपके पास 1 करोड़ थे ही नहीं, आपके पास मान लो 20 लाख ही थे। तो अगर आप 20 लाख डालोगे, फिर 20 लाख बढ़ जाएगा, फिर डालोगे, फिर बढ़ जाएगा 20 लाख, फिर डालोगे, तो आपकी रिटर्न नहीं आएगी उतनी। नहीं आएगी। हम क्या कर रहे थे, हमारे पास भी एकदम से पैसे नहीं थे, हम हर दिन इन्वेस्ट कर रहे थे, एग्जाम्पल जब भी वो गिर रहा था। बट आप सोचो, इवन बाइंग ऑन डिप, और स्टार्टिंग में पैसा ना होने के बावजूद भी, पूरे पैसे तो नहीं थे, हाँ तो एक तरीके की मैंने SIP करी, बट बाइंग ऑन डिप करी, तो मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न आज दिखा रहा था 33%। ओके। लोग कितना एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से 1 साल में? 15 एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो मैं नहीं कहता कि हर साल आएगा, बट बाइंग ऑन डिप इज एन एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी, एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी। सिर्फ लाल पे इन्वेस्ट करना है, सिर्फ लाल पे, देन यू विल एंजॉय द ग्रीन। पर मार्केट को टाइम नहीं कर सकते ना कई बार। तो टाइम कौन कर रहा है भाई? रोज इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, गिरता निकाल नहीं रहे ना। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। हाँ। अभी 33 के बाद मार्केट क्रैश भी हो जाएगी तब भी नहीं निकालूंगा भाई। वो निकालने के भी रूल्स होते हैं, हम ऐसे नहीं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, कर सकते हैं, मेरा अपना फंड मुझे दिखाना थोड़ी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अगर इफ यू विल इन्वेस्ट इन रेड यू विल एंजॉय द ग्रीन। अभी आपने गाड़ी देखी मेरी कौन से कलर की थी? ग्रीन। ग्रीन, आई एम एंजॉयिंग ग्रीन। कहने को अब ऐसा मत बोलना कि अगर आप ग्रीन पे इन्वेस्ट करते तो आपके पास रेड कलर की फरारी होती। तो मैं इसका मतलब ये बता रहा हूँ कि जस्ट आप डिप्स पे बाय करते चले जाओ। दैट इज माई स्ट्रैटेजी, दैट इज व्हाट आई डू, एंड दैट इज व्हाट आई डू इन माई एंटायर लाइफ। ओके मैं यही करूँगा और मुझे पता है ये करने से पैसे बनते हैं। ओके। बस देखो, ये अप्रोच मैंने किसी से सीखी नहीं। ETF इन्वेस्टिंग, ETF का पोर्टफोलियो बनाना, उसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ये सब हिट एंड ट्रायल से मैंने सीखा है। किसी किताब में नहीं पढ़ा, बट मेरी किताब में आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, हाँ, मेरी किताब है ना। कितने पेजेस की सर ये? सर जो मेरी बुक है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स। अच्छा, ये अलग है? हाँ, एक कैंडलस्टिक पैटर्न की बुक अलग है, वो अलग ही अलग है। क्रैश कोर्स अलग है। ओके। क्रैश कोर्स के जो बुक है उसके अंदर एक चैप्टर है ETF इन्वेस्टिंग का। तो लोगों को ETFs अभी पता भी नहीं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते क्या हैं, नहीं पता है। ये मुझे तब समझ आया जब मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और फिर मैंने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरी एक्टिवली मैं स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे ज़्यादा रिटर्न मेरे म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ, बट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में मैंने देखा कि मेरा पैसा तब भी लग रहा है जब मार्केट ऊपर है, और तब भी लग रहा है जब मार्केट नीचे, दोनों टाइम में लग रहा है। ठीक है, बट एक डेट फिक्स डेट पे लग रहा है। मैंने कहा इसे और अच्छा कर दो। तो जब उस महीने में कितने पैसे लगाने तो मुझे पता ही है ना, तो उस महीने के सिर्फ डिप्स वाले लेवल पे लगाओ तो आपकी SIP और तेज घोड़े की तरह भागेगी। हाँ, करेक्ट। तो चिल्ल होके बैठो, जो हम कर रहे हैं ना, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो सीधी सीधी बात है, आज वॉरेन बफे की एज क्या है? ही इज इन 90s राइट, 90, ठीक है, 90s में, हाँ 92 ही इज अबव 90। तो मेरी एज क्या है? अभी मैं 30 साल का 1 जनवरी को होऊंगा। 30 की होंगे? आई विल बी 30 अच्छा, 1 जनवरी को। तो बस 60 साल से ज़्यादा टाइम कंपाउंडिंग को चलने दो, मेरे को कोई कंपटीशन है नहीं। वॉरेन बफे अगर आपको बनना है तो आपको वही करना पड़ेगा जो वॉरेन बफे ने किया, इन्वेस्ट एंड होल्ड। इन्वेस्ट किया और होल्ड किया, मैं भी वही कर रहा हूँ। उन्होंने स्टॉक्स चूज करे होंगे, उनकी टीम है, जो भी वो कर रहे हैं, बट वो खुद बोलते हैं इंडेक्स फंड बेस्ट है। सो मैंने मल्टीपल इंडेक्स फंड चूज करे अक्रॉस द ग्लोब, और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और चिल मार रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या होगा,
बट मुझे पता है कि मैं पैसे बनाऊंगा दूसरी चीज़। मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है। डाइवर्सिफाइड मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर आपको मिलेगा, मेरे पोर्टफोलियो में डेट भी आपको मिलेगा। जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा फंड होगा मैं मार्केट में नहीं डालता, अच्छा। मैं डेट में डालता हूँ। जब मार्केट गिरती है तो डेट से निकाल के मार्केट में डालता हूँ। तो कई सारी ऐसी अप्रोचेज हैं जो बना रखी है मैंने, चलने दो। फाइनली मैं मार्टिंगल करता हूँ, वो अभी समझ नहीं आएगी लोगों को। मार्टिंगल ये स्ट्रेटजी है कोई? मार्टिंगल एक स्ट्रैटेजी होती है जो हेज फंड्स यूज़ करते हैं। ओके। दैट इज बेसिकली एन एवरेजिंग स्ट्रैटेजी। तो हम क्या करते हैं, मान लो मार्केट 5% गिरी, आपके पास जो भी पैसा है, हाँ। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास टोटल 50 लाख रुपए है, या आप 50 लाख रुपए अरेंज कर सकते हो, ओके। या आपके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है। अब ये समझ लो, मैंने आपको बोला था रियल एस्टेट को लेवरेज कैसे कर सकते हैं। तो मार्टिंगल के लेवल्स क्या होते हैं ये मैंने किसी पॉडकास्ट में तो नहीं बताया, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो हेज फंड की स्ट्रैटेजी फ्री में मिल रही है लोगों को। हेज फंड्स क्या करते हैं, मार्केट अगर 5, इसके लेवल्स हैं, आप पहले लेवल नोट कर लो, 5, 10, 17, 24, 33, 50, ये लेवल्स हैं। तो हर लेवल ब्रीच होने पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करोगे। ओके। तो अगर मार्केट 5% गिरे तो आप 1 लाख रुपए डाल दो, मार्केट 10% गिरे तो कितना डालना है, 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपए। अगर मार्केट 17% गिरे तो कितना डालना है, 4। मार्केट अगर 24% गिरे तो 8। ठीक है। अगर मार्केट 33% गिरे तो 16। और अगर मार्केट 50% गिरे तो 32। अब देखो होता क्या है। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था स्टॉक मार्केट में और मार्केट 50% गिर गई तो उसका पोर्टफोलियो दिखाएगा 50 लाख का लॉस हो गया। अब किसी ने नीचे 1 करोड़ रुपए डाल दिया और मार्केट दोबारा से 0 पे पहुंचेगी, उसका 50% का लॉस था, बट वो 0 पे जाएगी तो 100% का प्रॉफिट हो जाता है। तो 1 करोड़ के सीधा 2 करोड़ हो जाएंगे और उस आदमी के सिर्फ 1 का 1 ही रहेगा। ओके। तो जब आप मार्टिंगल करते हो तो आप ज़्यादा पैसा तब डालते हो जब मार्केट टूटती है। वो जितना टूटेगा आप उतना ज़्यादा डालोगे। जब इलेक्शन वाला क्रैश आया था 4 जून को उस दिन मैंने 64 लाख डाले थे। ओके। मतलब मेरे रूल के अकॉर्डिंग उस दिन के हिसाब से हाँ। मैंने 64 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद से यू नो द हिस्ट्री, मार्केट ऊपर चली गई। हाँ। तो वो रूल है, मैंने दिमाग नहीं लगाया और टूटेगा क्या होगा, रूल है, जस्ट फॉलो द रूल। सो मैंने आपको लास्ट में बोला था बाई चांस पैसे ना हो तो हाँ। ठीक है, तो वो मैं किसी को एडवाइस नहीं करता, बट मैं करूँगा। हाँ। मैं ये करूँगा। तो अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है तो क्या बैंक लोन दे देगा? हाँ। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है तो क्या बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे देगा? फैक्टर्स है कई सारे। बेसिकली जब भी आपके पास कोलैटरल होता है और आपकी इनकम ठीक है, हाँ। गोल्ड होता है, प्रॉपर्टी होती है, तो आपको लोन मिल जाता है। ओके। अगर आपके वो कोलैटरल नहीं है, आप पर्सनल लोन के लिए जाओ कि मैं कोलैटरल नहीं दे रहा, तो आपको लोन मिल जाएगा, आपको बड़ा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलेगा। सबसे आसानी से लोन मिलता है होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ओके। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि घर के कागज बैंक रख लेता है, कागज गए, ठीक है। हाँ। अब ये रिस्की है लोगों के लिए, बट मैं सिंपल चीज़ बोलता हूँ, अगर आपकी इनकम है तो मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी 30 CR की है आज मार्केट वैल्यू, हाँ। तो बैंक कहेगा यार 20 तक का लोन दे देंगे, थोड़ा कम ही देगा ना, 20% काट के 80% मार्केट वैल्यू का लोन देता है बैंक। हाँ। देता है ना। तो अगर 20% काट भी लोगे तो तुम्हें 24 करोड़ का लोन मिलता है। हाँ। ठीक है, लोन मिल गया। मेरे पास भी पैसे नहीं थे मार्टिंगल करने के लिए एग्जाम्पल मेरे, बट मार्केट तो स्टॉक मार्केट 50% टूटी हुई है, सब चीज़ें 50% डिस्काउंट पे मिल रही है। तो मैं काम करता हूँ, एग्जाम्पल मेरे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने एक प्रॉपर्टी पे लोन ले लिया और वो पैसा मैंने स्टॉक मार्केट में डाला, तब इंपॉर्टेंट है, तब जब मार्केट 50% गिरी थी। तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम मार्केट 50% कब गिरी थी? 2008 में शायद। हाँ, कोविड में भी नहीं गिरी थी। नहीं गिरी थी, कोविड में नहीं गिरी 50 भी नहीं, 50 नहीं गिरी। तो कहने का मतलब है 50% का लेवल तो जिंदगी में एक आधा बार मिलेगा। हाँ। जिंदगी में कभी। ठीक है, जिंदगी में एक आधा बार मिलेगा। शायद आपको मिल गया, अब शायद ना भी मिले। ना भी मिले। तो जब आएगा तो मेरे पास रियल एस्टेट है, उस पर मैंने लोन ले लिया और मेरी रियल एस्टेट से मुझे रेंट पहले ही आ रहा है। तो मेरी किसी पर रेंटल होती है, किसी पर नहीं होती। मैं नहीं कहता अपने घर पे लोन ले लेना, ऐसा मत करना, बट एक्स्ट्रा रियल एस्टेट पे मान लो मुझे रेंट भी आ रहा है, तो मेरी रेंटल इनकम चल रही है। मान लो एक प्रॉपर्टी से मुझे 20 लाख का रेंट आ रहा है। हाँ। तो आप बेसिकली क्या करोगे, आपको रेंट आ रहा है, आपने EMI करा दी, आपने EMI भर दी, आपको ज़्यादा से क्या होगा, आपको एक ट्रबल होगा कि यार मेरे को ना मैंने लोन ले लिया और मेरे को EMI भरनी पड़ रही है, ठीक है, ये ट्रबल होगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, मार्केट्स में
जब भी क्रैश आया है, जो स्टॉक मार्केट है विद इन 2 ईयर्स के आसपास रिकवर कर जाती है। कोविड का क्रैश तो बहुत जल्दी रिकवर कर गया था, बट मैं नहीं कह रहा 2 साल में करेगी, 5 साल में कर जाएगी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो 15-15 साल के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप एक EMI दे रहे थे, EMI के लिए आपके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, मैं इतना बोलूंगा बस आपको, या जैसे रेंटल है या कोई भी इनकम आपको आ रही थी। अगर आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, बट अगर है आपने मार्केट में डाल दिया। अब मान लो मैंने मार्केट में 24 करोड़ रुपए डाला जब मार्केट 50% गिरी थी, और मार्केट 0 पे आ जाती है, 0 रिटर्न, लोगों के लिए 0 रिटर्न, मेरे कितने पैसे बन जाएंगे? 50% तो फिर भी आपका प्रॉफिट होगा ना? 100 होगा, सॉरी 100% होगा। 100%, 24 के सीधा होंगे 48, 24 करोड़ का प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट निकाल दोगे और फिर टैक्स देना पड़ेगा, वो निकाल दोगे तो 20 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। हाँ हाँ, बैंक का भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और 0 पे आके मैंने बेच दिया, सिर्फ उतना पैसा दे दिया जितना मेरे को लोन चुकाना था, और बाकी का पैसा मैंने इन्वेस्ट करने दिया। एग्जाम्पल कुछ भी मैं बोल रहा हूँ। तो ये एक लेवरेज है जो आप यूज़ कर सकते हो। अब आप कुछ लोग ना मुझे यहाँ पे बोलेंगे कैसी बातें कर रहा है यार, लेवरेज, लोन। मैं आपको एक जेन्युइन चीज़ बताता हूँ, दिल्ली में बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, लोग रह रहे हैं, बिजनेसमैन रह रहे हैं, एक बार चेक करो कितने के ऊपर लोन चल रहा है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, होम लोन नहीं बोल रहा। हर बिजनेसमैन जिस घर में रह भी रहा होता है ना, खासकर जो दिल्ली के टिपिकल बिजनेसमैन है, अपने घर पे लोन करा के उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाते हैं। अच्छा, कहाँ से लाएंगे पैसा भाई? कैपिटल कहाँ से आएगा? सबसे सस्ता लोन मिल रहा है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सबसे सस्ता मिल रहा है आपको, 9% के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, 9% पे आपको ब्याज पे पैसा दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पता है आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आप हर महीने अपने बिजनेस से 3-4-5% बना रहे हो, तो बिजनेसमैन यही करता है। तो जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है लोगों को लगेगा यार ये बेवकूफ़ आदमी है, ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है। कोई बात नहीं, आप बस सुन लो, ठीक है? आप कहते हो ना रिस्क है तो इश्क है। मैं तो देखो, आप इन्वेस्ट तब कर रहे हो जब मार्केट टॉप पर है, मैं इन्वेस्ट तब कर रहा हूँ जब टॉप से 50% गिर गई है। हाँ, और उसके बाद गिरती है तो मैं होल्ड करने की कैपेसिटी रखता हूँ। मैंने जुआ नहीं खेला भाई, आप समझ रहे हो? मैंने उस पैसे से शेयर्स ही खरीदे, ETFs खरीदे, कोई बात नहीं। हिस्ट्री कहती है कि मैं फेल नहीं होऊंगा, और हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। सो अगर मैं फेल होऊंगा तो उसका मतलब है कि मार्केट ने कभी रिकवरी नहीं किया, कभी रिकवर नहीं किया। दुनिया ही फेल हो गई, दुनिया ही फेल हो गई, इकॉनमी फेल हो गई, इंडिया सब कुछ। और मैं सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करता, ये आपको पता है। हाँ हाँ, तो पूरी दुनिया मतलब खत्म ही हो गई। दुनिया खत्म हो गई। तो यार जब होगी तो फिर तो दुनिया ही खत्म होगी। हम कर भी क्या लेंगे पैसों का? क्या लोगे? तो दुनिया खत्म हो जाएगी। सो दैट्स माय आंसर। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो माइंड में चलती रहती हैं, बैक ऑफ द माइंड हम करते हैं, बट नाउ सी माय माइंड थिंक्स अबाउट डबलिंग द मनी, बट डबलिंग द मनी नॉट एक दिन में 2 दिन में, इट्स लाइक 3 साल में, 6 साल में पैसा डबल कैसे हो सकता है? मेरी जो भी कैपिटल है वो डबल कैसे हो सकती है? अगर वो हर 3-4 साल में डबल हो सकती है तो अच्छा कर रहे हैं अपन यार, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, सच में अच्छा कर रहे हैं। एक्सीलेंट, मतलब इसमें मतलब कुछ बोलने, किसी को मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं अच्छा ही कर रहा हूँ भाई। आप मौज लो अपनी लाइफ में, मैं बढ़िया कर रहा हूँ। एक्सीलेंट। सर, कौन सा सेक्टर अभी सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकता है इंडिया में? यार मैं ना स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर नहीं, सेक्टर कौन सा परफॉर्म कर सकता है, मैं इसके ऊपर भी अपनी कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता। अच्छा, बट मैं वैसे एक हिस्टोरिकल चीज़ बताता हूँ। कोई भी कंट्री तब बढ़ती है जब उसके बैंक्स बढ़ते हैं। तो शायद बैंक्स अच्छा करेंगे, तभी इंडिया बढ़ेगा। ओके, बस मैंने इतना बताया। फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जब बैंक बढ़ेंगे तब देश बढ़ेगा। अगर बैंक नहीं बढ़ेंगे देश नहीं बढ़ेगा। तो क्या लगता है, देश बढ़ेगा हमारा? तो बैंक बढ़ेंगे। ओके सर, अब एक रिपीट फायर करते हैं, उसके बाद में हम फिर कुछ और क्वेश्चन और लेंगे जी। ऑप्शंस है आपके पास में यहाँ पर, क्या चूज करेंगे आप, पैसा या प्यार? फंस गए। नहीं, घर जाके बाहर पढ़िए अगर दिख गया नहीं, पॉडकास्ट। प्यार मतलब डेफिनेशन अलग है, हो सकता है मुझे पैसे से प्यार हो। तो ऐसा चलिए इसको बदल देते हैं, वाइफ और पैसा। नहीं, फिर तो वाइफ यार, कैसी बात कर रहे हैं, जितना मर्जी पैसा आ जाएगा। एक्चुअली मेरी वाइफ के आने की वजह से लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। सो मेरी ज़िंदगी में भी 5 फीमेल्स हैं, मेरी वाइफ, मेरी 2 बेटियां, मेरी मम्मी और मेरी बहन। तो 5 की ब्लेसिंग है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आई एम ग्रोइंग इन माई लाइफ। तो सब इम्पोर्टेंट है। ओके,
पैसा या हेल्थ? हेल्थ। हेल्थ, ओके। और अगर आप अभी नॉर्मल हो तो नॉर्मल से आपको हेल्थ और इम्प्रूव करनी चाहिए या फिर पैसा कमाने पे फोकस करना चाहिए? जैसे कि अभी अगर आप नॉर्मल हो पैसे कमाने फोकस करना चाहिए। ओके, मतलब जिम वगैरह और इन सब पे आप जो फोकस 13 ना से करो। 30 साल के लोग हैं, भूल जाओ सब हेल्थ वेल्थ, पैसे कमाओ, पैसे अच्छे होंगे तभी हेल्थ अच्छी होगी, वरना अभी पैसे नहीं कमाए तो हेल्थ वेल्थ सब चली जाएगी। ओके, SIP या लमसम, ये तो आपने बता दिया वैसे। नहीं, SIP इज बेटर। अच्छा, SIP बेटर है। SIP लेकिन आप लमसम नहीं, करते हैं नहीं, डाउन मार्केट में? यार वो लमसम मार्टिंगल अलग चीज़ है, वो एडवांस हो गया। बहुत एडवांस। SIP तो हर दिन कर ही रहे ना, आज भी कुछ ना कुछ खरीदा, रोज खरीदते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में रोज ETF बाइंग होती है। अच्छा, कुछ ना कुछ तो गिरा ही हुआ होता है ना, हाँ। तो जो गिरा होता है वो खरीद लेते हैं। ओके ओके, स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट? ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को कुछ नहीं बीट कर सकता। ओके, प्रॉब्लम यह है कि लोग उतना बड़ा अमाउंट लगा नहीं पाते। तो मेरे को रियल एस्टेट ने वेल्थ बना के दी क्योंकि मैंने पैसे भी तो हद बार लगाए ना, लोन लेके पैसे लगाए यार। अब मैं ये नहीं कहूँगा लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ, बट पॉइंट इज दिस, आप कभी इतना पैसा लगाओगे नहीं तो कभी इतनी रिटर्न बनेगी नहीं। इसलिए रियल एस्टेट में पैसे बन जाते हैं लोगों के, स्टॉक मार्केट में फिर जैसे बढ़ता है ना, लोग बेच भी देते हैं, चुल होती है एकदम से बेचने की, वो नहीं बिकती, प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती। आप सोचो, अगर मैंने 10 करोड़ के शेयर ले रखे होते और आज वो 30 करोड़ के होते तो मैं क्या करता? शायद मेरा भी अंदर से हो जाता है यार, इसे बेच दो। हाँ, ठीक है, बट रियल एस्टेट में मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, आई एम होल्डिंग, मुझे नहीं बेचना भाई। स्टॉक्स भी डिविडेंड देते हैं, ठीक है, रियल एस्टेट जैसे रेंट देता है ना, स्टॉक्स भी डिविडेंड देते हैं। पॉइंट बस इतना सा है कि आप उसे होल्ड करने की कैपेसिटी रखते नहीं रखते। अब क्या हो गया, रूल बेस्ड हो गया है, तो ETFs भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अब चाहे कितने के भी हो जाए बट वो होल्ड रहेंगे, अब बेचेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो। ओके। बट उसमें रूल्स हैं प्रॉफिट बुकिंग के, वो एडवांस है, वो कभी बाद में बताएंगे। आप सिंपल चीज़ों पे ही फोकस करो, ये आपकी बस की बात नहीं है अभी। तो आपने क्या चूज़ किया? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट या फिर यूट्यूब, इंस्टा, हमारा सोशल मीडिया, आपको किसने ज़्यादा दिया या फिर किसको ज़्यादा पसंद करेंगे आप? इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया है यार, मतलब आप मुझे जानते हैं यूट्यूब से, ठीक है, या इसमें कोई डाउट नहीं है, तो मैं उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकता। यूट्यूब अपनी जगह बहुत बढ़िया है एंड इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बट अगर आप पैसे कमाने की बात करो तो दोनों में ही आप चाहे अपना रेवेन्यू देख लो एडसेंस का, वो भी फ्लक्चुएटिंग होता है, और स्टॉक मार्केट तो है ही फ्लक्चुएटिंग, तो दोनों फ्लक्चुएटिंग है और दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये आपकी सिर्फ चॉइस समझाना चाह रहे हैं कि आप इन दोनों में से क्या चूज़ करोगे? अगर कोई एक चीज़ आपकी लाइफ से पूरी तरह से चली जाए आज की डेट में, तो यूट्यूब या फिर स्टॉक मार्केट? यार क्यों जाने दे रहा है यार? नहीं, अरे यार एक ढंग का क्वेश्चन आया आपके सामने अब जब फंसे आप। हाँ, ये फंसने वाला क्वेश्चन है। हाँ, कर लो, चूज़ करना ही है तो। मैं फिर भी स्टॉक मार्केट चूज कर लूंगा, क्योंकि अगर आप यूट्यूब बोल रहे हो तो फिर इंस्टा फेसबुक मेरे पास है ना। और अगर सोशल मीडिया में यहाँ पर लगा दूँ तो? ये सोशल मीडिया की ना एक पावर है, वो पावर जो है ना, वो एक्चुअली क्या है ना, आप मल्टीपल तरीके की इनकम्स बिल्ड कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया, और स्टॉक मार्केट से इनकम अलग तरीके से बिल्ड होती है। तो अगर मैं एक बार को स्टॉक मार्केट छोड़ देता हूँ, मैं सोशल मीडिया चूज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं पैसे कमाऊंगा सोशल मीडिया से, या सोशल, इट्स नॉट अबाउट सोशल मीडिया, इट्स अबाउट अ बिजनेस जो मुझे समझ आता है, तो मैं स्टॉक मार्केट की जगह हो सकता है फिर क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी मार्केट में आ जाऊंगा। आप स्टॉक मार्केट हटा दो कोई बात नहीं, मनी मार्केट्स में मेरे पास बहुत तरीके हैं। ओके, मतलब सोशल मीडिया की यहाँ पर जीत हुई। जीत हुई मतलब बिजनेस की जीत हुई, कोई कहीं से भी पैसे आ रहे हैं। एक्टिव इनकम नहीं, माइंडसेट तो है ना आपके पास में अभी भी, माइंडसेट थोड़ी छीना गया है। हाँ, तो मनी मार्केट में कहीं भी कमा लूंगा। अच्छा, यूट्यूब या फिर इंस्टा? यूट्यूब मुझे ठीक लगता है यार। अच्छा, और शॉर्ट्स वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो? लॉन्ग वीडियोस, मैं तो लॉन्ग वीडियोस इसी को आप हाँ, चलती ज़्यादा शॉर्ट्स हैं, बट वैल्यू आप लॉन्ग वीडियोस नहीं देते हो ना। हाँ, करेक्ट। शॉर्ट में तो 1 मिनट में क्या ही बताऊंगा, मैं बता भी नहीं पाता हूँ एक्चुअली। सेल्फ लर्निंग या फिर लर्निंग फ्रॉम मेंटर्स? सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट। सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट। ओके, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? देखो, पहली बात तो वो मेंटोर्स वाला क्वेश्चन एक अलग चीज़ है। देखो, सेल्फ लर्निंग में ना आप मेंटोर्स जो बातें बोल रहे हैं उसे समझ लोगे, बट अगर मेंटोर से सीखने के बाद भी सेल्फ लर्निंग नहीं करोगे तो फिर बेकार है। तो मेंटोर्स की एक एडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि वो ना आपका सालों का टाइम बचा लेते हैं। मेरा तो बचाया, तो मैं बता रहा हूँ अलग अलग फील्ड्स में। स्टॉक मार्केट में ऐसा मुझे कोई मेंटोर नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली अभी तक, और मैं किसी से रिलेट नहीं कर पाता हूँ अपने आप को, बट मिलेगा तो ज़रूर। ओके, तो मिलेगा तो ज़रूर फॉलो करूँगा, बट फिर भी सेल्फ लर्निंग से ही हुआ है सब कुछ यार। और इसका आंसर हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? वो होता क्या, पहले तो मुझे तू बता। तो हार्ड वर्क करना पड़ता है, बट आप स्मार्टली करते हो तो उसे स्मार्ट वर्क बोलते हैं, तो डेफिनेटली स्मार्ट वर्क यार। ओके, वो कहने की बात है, हार्ड वर्क इस चक्कर में ना लोग, करता है ऐसे इस चक्कर में लोग आलसी हो गए हैं, तो उन्हें स्मार्ट वर्क भी नहीं करते फिर वो वही तो कह रहा हूँ मैं। तो वो जुगाड़ करते हैं। हाँ,
और जो हार्ड वर्क करता है ना वही स्मार्ट वर्क भी कर सकता है, क्योंकि हार्ड वर्क करके उसे चीज़ें पता चलती है, फिर उसके थ्रू स्मार्ट वर्क करता है। यार दोनों से बढ़िया आंसर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन एनीथिंग विल गिव यू रिजल्ट्स इन एनीथिंग। ओके, और डिसिप्लिन को अगर आप डिफाइन करें तो? यार डिसिप्लिन का मतलब होता है कि नो मैटर व्हाट आप वो कर रहे हो जो सही है और जिससे रिजल्ट्स आते हैं। अब वो चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, आप वो कर रहे हो जो सही है, ओके। जिससे रिजल्ट आते हैं। सोना पसंद है बट जिम जाना ज़रूरी है, सो आप वो कर रहे हो विच इज़ इम्पॉर्टेंट। जी ज़रूरी है। ठीक है, आज जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आज मंडे है जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो एक हमारा सेटअप ऐसा है जो मंडे को हम नहीं यूज़ करते। तो एक बहुत बड़े फंड पे हम देखते हैं कि भाई हम आज कुछ नहीं ट्रेड करेंगे, ज़ीरो, नो ट्रेडिंग। तो ये भी एक डिसिप्लिन है, क्योंकि एक अगर कोई ट्रेडर बैठा हुआ है तो वो ट्रेडर ट्रेड करना चाहता है, या आप अपने फंड को हर दिन यूज़ करना चाहते हो, तो वो भी डिसिप्लिन है कि मंडे को नहीं जमता तो नहीं करेंगे। तो ये भी एक डिसिप्लिन का फॉर्म है। तो आप वो करो जो सही है। जैसे अब मुझे मीठा खाना पसंद है बट मेरी बॉडी के लिए सही नहीं है, सही नहीं है। तो डिसिप्लिन अप्रोच है कि मीठा ना खाओ या कम खाओ। सो वो सही है, जो सही है वो करो, दैट इज डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन कहाँ से आ सकता है? कोई एक चीज़ नहीं से? तो कर करके आता डिज़ायर है। से? नहीं, डिजायर तो एक दिन के लिए रहती है ना। नहीं, लेकिन अगर किसी चीज़ को लेकर अगर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है तो वो बहुत सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं लाइफ में। हाँ, वो लाने पड़ते हैं, वो तो डिसिप्लिन प्रैक्टिस से आता है। ओके। एवरी डे यू शो अप, एवरी डे यू डू द थिंग्स जो ज़रूरी हैं, तो वो रूटीन हैबिट्स, सो हैबिट्स से वो डिसिप्लिन डेवलप होगा आपका। ओके। और अभी हमने बात की थी, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, उसकी क्या पावर है। हाँ, ये भी क्वेश्चन ले सकते हैं कि मैंने कहा था कि क्या स्टॉक मार्केट ज़्यादा ओवर वैल्यूड है या रियल एस्टेट ज़्यादा ओवर वैल्यूड है? क्या सोशल मीडिया ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है? क्योंकि हाँ, बहुत 100%। बहुत क्रिएटर्स आ चुके हैं, बहुत कचरा वोटा भर चुका है, ऐसा भी लगता है कई बार। तो क्या आज की डेट में भी कोई नया अगर आता है तो क्या वो ग्रो कर सकता है, अपना एक ब्रांड बना सकता है सोशल अब मीडिया पे? आपको ना, मतलब अब आपको एक्चुअल में वैल्यू देनी पड़ेगी, एंड यू विल हैव टू थिंक अबाउट कि आप अगर आप टॉप 1% में हो गए, आप तभी आप कुछ कर पाओगे। अब वो टॉप 1% में आना और रहना अलग अलग चीज़ है। लोगों के सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं बट उसके बाद उनके व्यूज़ नहीं आ रहे, एग्जाम्पल, क्योंकि कंपटीशन बहुत है ना। एक ही टॉपिक पे 10 क्रिएटर, मैं वीडियो बनाता हूँ, मतलब मैं बोलूँगा ऐसा तो उसी टॉपिक पे आपको कुछ ही दिनों में 10 वीडियोज़ और दिख जाएंगी। तो ऐसा तो हो ही रहना यार, अब क्या कर सकते हैं। तो ये होता है, और फिर आपको इनोवेटिव होना, हर बार आपको सोचना कि आपको क्या करना है। सो अगर आप स्टॉक मार्केट की जो मेरी वीडियोस देखोगे, उनकी आप एक प्लेलिस्ट टू प्लेलिस्ट देखो पूरी, और वो टाइमलाइन देखो जब वो अपलोड हुई है, तो उस टाइम पे उस तरीके की वीडियोस सोशल मीडिया पे नहीं थी उस टाइम के हिसाब से। तो वो क्या था कि वो सेल्फ लर्निंग का पार्ट था कि मैं जो सीख रहा हूँ, अब मैंने इंटरनेट पर कहीं देखा नहीं, मैंने आज मार्केट में ऑब्जर्व किया और मैंने वीडियो बनाई, तो वो क्या हुआ, वो नया हो गया। बट अब वो क्या हो गया, अब वैसा 10 लोगों ने बना दिया या देख लिया कि उस पर अपना थोड़ा तड़का लगा के बना दिया। तो अब क्या चीज़ है कि आपको ये देखना पड़ेगा, इनोवेटिव होना भी ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा लाओ जो शायद लोगों को नहीं पता या लोग सुनना चाहते हैं। तो इट इज़ अ टफ गेम नाउ यार। और लोग क्या करते हैं, व्यूज़ लाने के चक्कर में ना कचरा कंटेंट भी प्रोड्यूस बहुत करते हैं। तो अब सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ कचरा कंटेंट कचरा एंड रिपीटेटिव कंटेंट तो बहुत है। लेकिन क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला, क्या अभी भी आकर के कोई कर सकता है? कर सकता कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन आपको 1% में आने वाली वो, हाँ, IPL में भी कोई भी जा सकता है। जितना टफ आया उतना टफ है। अच्छा, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप भी हो, मैं भी हूँ, आप भी कहीं ना कहीं दिखाते तो हो अपनी चीज़ें, मैं भी कहीं ना कहीं दिखाता हूँ जो है। अब इस चक्कर में बहुत लोग बहुत कुछ दिखा रहे हैं और बहुत नेगेटिविटी फैलती है, बहुत लोगों को एंजाइटी होती है देख करके, स्ट्रेस होता है। और इंडिया 126वें नंबर पर है 143 में से हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो सबकी खुशियाँ छीन चुकी हैं यहाँ पर कई लोगों की। तो ये कंपैरिजन किल्स यार, Comparison। होता क्या है कि सोशल मीडिया पे ना भी दिखाओ तो दिख जाता है यार एक्चुअली, मतलब वो थोड़ा बहुत तो है। अब क्या है कि मैं अब आपको हर चीज़ नहीं दिखाऊंगा, बट ये मैंने रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि दिखाने से मुझे कुछ मिलता नहीं है ना। कई लोगों को दिखाने से कुछ मिलता है, आप समझ रहे हो। मतलब मैं आपको क्यों दिखाऊँ मेरा घर क्या है, मैं आपको क्यों दिखाऊँ मेरा ऑफिस क्या है, कभी दिख गया किसी वीडियो में, बट अदरवाइज आप समझो कि मैं आपको अपना बैंक बैलेंस क्यों दिखाऊँ या मैं आपको अपनी चीज़ें क्यों दिखाऊँ, वो कंपैरिजन है। बट होता क्या है, इनफैक्ट इवन फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, कंपैरिजन किल्स। सो जब आई वॉज इन डायरेक्ट सेलिंग तो वहाँ का ना एक अलग एटमॉस्फेयर था,
वहाँ पर हम कभी फ़ोन भी लेते थे ना, कोई बंदा फ़ोन लेता था या कोई लैपटॉप लेता था, वो भी उसकी पोस्ट बना के डाल हाँ, देता था। सेलिब्रेशन होता था उसका। हाँ, उसको सेलिब्रेशन कर लेते थे। अब यहाँ पे गाड़ी आ जाती है तो कुछ मतलब एक पोस्ट डाल दी, बस गाड़ी ले ली, उसके बाद कभी दोबारा फोटो गई तो गई। मतलब पॉइंट इज दिस कि आज आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हो बट मैं कोई फोटो नहीं डालना चाहता। तो मुझे धीरे धीरे समझ आता है कि यार व्हाट यू हैव इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप उसे हर चीज़ को दिखाओ। और अगर आप देख भी रहे हो ना कि चलो आप दूसरों का देख रहे हो, इंस्पिरेशन लो, बट वो कंपैरिजन आएगा, मेरे को समझ आता है, आता आएगा। है। ये ह्यूमन नेचर में कोई आप ये अलग से human नहीं ला nature रहे में है, हो, क्योंकि नेचर अगर में। आपकी एज का कोई बंदा, आपके जैसा कोई बंदा, आपके साथ का कोई बंदा कुछ अचीव करता है तो वो एक जेलसी आ जाती है आपके अंदर, वो एक नेचर है। बट एक टाइम आएगा जब आप उससे ऊपर उठ जाओगे, देयर विल बी अ टाइम, क्योंकि आपको समझ आएगा कि यार ये चीज़ें आपकी खुशी डिफाइन नहीं करती। नहीं करती, और इसका कोई अंत भी नहीं है। जब आपको ऐसी चीज़ों से खुशी मिलने लग जाएगी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, तब आपको शायद समझ आए। जैसे आज मेरी बेटी ने चलना शुरू किया एग्जाम्पल, हाँ तो मेरे को तो उसे चलते हुए देखना ही सब कुछ है। हाँ मेरे लिए आज की डेट में लग्जरी है कि मैं कल शाम को हवा चल रही थी तो मैंने वाइफ को बोला बच्चों को सुलाओ और हम छत पे जाके बैठते हैं थोड़ी देर, हाँ तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए एक लग्जरी है। आप समझ रहे हो? तो लग्जरी की डेफिनेशन भी आपकी चेंज हो जाएगी। सो समटाइम्स जो आपको लगता है ना कि ये बहुत मैटर करता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं भी करता। आज एक गाड़ी आपके पास है, आप चलो रोल्स रॉयस ले लो या आप बेंटले ले लो, आपको लग रहा है आपको खुशी मिलेगी, दैट इज़ अ टेम्परेरी हैप्पीनेस। मेरे एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो उन्होंने एक बात बोली, आपको कोई आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक है? तो उन्होंने बोला आपको कुछ चीज़ खाने में पसंद है, ठीक है, टेस्ट अच्छा आता है, खाओ कितना खाओगे। आपको कोई चीज़ देखने में पसंद है, कोई बहुत सुंदर नज़ारा है, देखो कितनी देर देखोगे। मैं कहता हूँ डू नॉट टेक इट अदरवाइज, उन्होंने ऐसे नहीं बोला, बट मैंने एक बात बोलता हूँ, आपको रोमांस करना पसंद है, कितनी देर करोगे? ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन है ना, बट देन देर इज समथिंग जिसकी लिमिटेशन नहीं है, दैट इज एंडलेस। दैट इज जब आप एक कनेक्शन बिल्ड करते हो ऊपर वाले से, जब आप भगवान से प्यार करते हो तो उसमें एंड नहीं है, उसमें लिमिट नहीं है। देखो आज अभी मैं 30 साल का भी नहीं हुआ, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आई एम वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। सो जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी ना, तो शायद मैं इस डायरेक्शन में और बढ़ जाऊँ। वरना मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, सो कुड बी देयर कुड बी अ स्टेज इन माई लाइफ कि जिसने भोगा उसने त्यागा, तो वो आपकी हैप्पीनेस फैक्टर ना अलग तरीके से चलेगा। तो देयर विल बी अ स्टेज इन लाइफ जब हैप्पीनेस ना इस चीज़ से मैटर नहीं करेगी आप कितना पैसा कमाते हो, नहीं करेगा। आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी आपके पास है, आपको नया फ़ोन लेना नहीं लेना, वो बस आप आ जाएगा ले लोगे, एक अलग बात है, बट उससे आपकी खुशी डिफाइन नहीं होती। यू विल फील दैट, पीपल विल फील दैट, बट मैं चाहता हूँ वो स्टेज पर आए। हाँ, क्योंकि वो चीज़ें आपको जानने के लिए आपको पहले अचीव करनी होगी। वो आपको मैस्लोस का पिरामिड फॉलो करना पड़ेगा। तो हम साइकोलॉजी में पढ़ाई करते थे मैस्लोस पिरामिड की, तो मैस्लोस पिरामिड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका एडिटर लगा देगा, वो टॉप पर है, टॉप पर आता है वो आपको नीचे रोटी कपड़ा मकान सोशल नीड वांट वो सब आपको क्लाइम करके ऊपर पहुंचना है, होगा वो। लेकिन पहले आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है, वो चीज़ आपके लिए बाद में, पहले आपको नीचे से तो पहले ऊपर उठना होगा कि पैसा कुछ नहीं होता है जानने के लिए आपको पहले पैसे कमाना पड़ेगा ना। कि घर पे अगर आप किराए पे रह रहे हो और मकान वाले कह रहा है घर खाली कर आप कैसे करोगे? आप नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। यू नीड मनी फॉर दैट। तो इतना ज्ञान आप कहाँ से लाते हो? कोई गुरु है आपके? ये जो आपने अभी एक गुरु बताया आपने, जो कि आपके स्पिरिचुअल गुरु है, मतलब होता क्या है कि मैं आपको आंसर देता हूँ। गुरु का मतलब होता है जो आदमी आपकी ज़िंदगी से डार्कनेस हटाए। मैं गुरु उन्हें मान लेता हूँ जो मेरे क्वेश्चन से मेरी क्यूरोसिटी का आंसर दे पाते हैं। मैं अपने हर गुरु से बात नहीं कर सकता, दे आर सो हाई इन देयर लेवल, और वो भी है बात करना भी इट इज़ नॉट टू कॉमन। तो जो बोल रहे होते हैं उसी को सुन रहे होते हैं, उसी में से अपने आंसर्स मिल जाते हैं। तो होता क्या है कि ऐसा कोई गुरु नहीं है कि मैं एक किसी का नाम लूँ, तो मेरे तो बहुत सारे गुरु मैं बोल सकता हूँ, बट स्पिरिचुअलिटी में आई फॉलो सम पीपल, वेरी लिमिटेड, बट आई फॉलो देम, और मुझे लगता है ये मेरे सवालों का आंसर दे रहे हैं। ओके।
जो मेरे सवालों को आंसर दे सकते हैं वो मेरे गुरु हो गए। क्या लोग उन्हें जानते हैं जिन गुरु की आप बात कर रहे हैं? हाँ। तो आप नाम ले सकते हैं कुछ लोगों का? नहीं, मैं अच्छा, नहीं लेना चाहता। ओके, इट इज कोई वेरी बात- कोई बात पर्सनल, नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता जिसे मैं फॉलो करता हूँ ना आप करो। ऐसा मैं नहीं कहता। आप दोस्तों खुद से ढूंढो। कैमरा बंद हो तो पूछता हूँ इनसे मैं। आप खुद से ढूंढो, आप यू जी, सर्च योरसेल्फ। हाँ, ये तो खुद को चूज करना आप चाहिए। खुद को चूज करना। ओके ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट सर। अब इसका फाइनल मोमेंट है पॉडकास्ट का। अब वन लाइनर या वन वर्ड में आपको आंसर करना है। योर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन वन लाइन, वन वर्ड। माय किड्स। किड्स। बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर हर्ड इन योर लाइफ। फोकस ऑन MVP। वेयर? फोकस ऑन MVP। क्या मतलब इसका? MVP की फुल फॉर्म होती है मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। ओके। वर्स्ट एडवाइस यू हैव एवर हर्ड इन योर लाइफ। वर्स्ट एडवाइस। हाँ, याद आ गया। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने 2 लड़कियों से पूछा कि जो मेरी वाइफ है उसे खुश कैसे करूं। तो लड़कियां बहुत गंदी एडवाइस देती हैं लड़कियां पटाने पर। हाँ। क्या दिया? गिफ्ट लेके जाओ। अच्छा। वर्स्ट एडवाइस। वर्स्ट डेटिंग एडवाइस टू गिव गिफ्ट्स। हर चीज़ का बिजनेस बंद कर दो। गिफ्ट से लड़कियां इंप्रेस नहीं होती हैं। ओके लड़कियां की हाँ ये क्या बात बोल रहे हो, बट मैं आपको जनरल बोलता हूँ। ओके जो लड़की वर्थ इट है ना इंप्रेस करने के लिए, वो तो गिफ्ट से इंप्रेस नहीं होती। ओके, ठीक है। अब मेरा अगला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना लिया मैंने। किस चीज़ से लड़कियां इंप्रेस होती है? लड़कियां इंप्रेस होती है सोशल डोमिनेंस से। कर रहे हो? लड़कियां जो होती है ना, एक लड़कियां leader की। इमोशनल होती है। वो सिर्फ फील करती हैं आपके साथ। वो फील करती हैं वो कैसा महसूस कर रही हैं, अच्छा महसूस कर रही हैं, सेफ महसूस कर रही हैं, हंस रही हैं, ये महसूस करती हैं। दे आर इमोशनल क्रिएचर्स। तो जैसे मैंने बोला ना कि फ़र्क नहीं पड़ता फिर आप कैसे दिखते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। जब लड़कियाँ इमोशनल होती हैं तो वो ये भी फील करती हैं कि लोग आपके लिए क्या फील करते हैं। और जब किसी आदमी के लिए, मतलब आप मान लो एक क्लासरूम में हो और सब एक लड़के को अच्छा समझते हैं या उसका एक डोमिनेंस है, तो लड़कियां उस आदमी से या उस पर्सन से अट्रैक्ट होती हैं। अब वो एक क्लासरूम में हो सकता है, एक ऑफिस में हो सकता है। कोई लड़की जिम जाती है तो जिम में जरूरी नहीं किसके सबसे ज़्यादा मसल हो, सब उसी की रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा नहीं होता। कोई भी ऐसा आदमी हो सकता है इसकी सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो रिस्पेक्ट अगर आपको मिलती है आपकी फील्ड में, तो लड़की छोड़ो कोई भी आपसे अट्रैक्ट, कोई भी अट्रैक्ट होगा आपसे। सोशल डोमिनेंस बिल्ड करने के ऊपर कोई किताब नहीं है। ऑल्दो मैंने कुछ पढ़ी है, ढूंढनी पड़ती है, मिल जाती है। ओके। मैंने ये पढ़ना शुरू किया था 9th स्टैंडर्ड में, जब मेरा सोशल डोमिनेंस 0 था, जब मेरा क्लास में मजाक उड़ता था। तो कोई सिखाता नहीं है ये चीज़ें, आपको ढूंढना पड़ता है। तो आपने सेल्फ लर्निंग की बात करी थी ना, तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, हाउ टू बिल्ड सोशल डोमिनेंस। और वो ना मांगने से नहीं मिलता, वो भीख नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते अरे तुम लोग ना ऐसे ऐसे एक्ट करना जब वो लड़की आएगी, नहीं, वो फील होता है कि आप कैसे हो, आप सबको कैसा फील कराते हो। आप समझ रहे हो? तो आपको भी कुछ लड़के ऐसे याद आ गए होंगे जिनका सोशल डोमिनेंस अलग अलग फील्ड में होगा, और लड़की छोड़ो हर कोई उनसे अट्रैक्ट हो रहा भी था। होता है। तो उन लड़कों को कभी भी गर्लफ्रेंड्स की कमी नहीं होती और उनके लिए गर्लफ्रेंड इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। वो लड़के और लड़की को वैसे ही ट्रीट करते हैं बराबर। उनके लिए नहीं हाय लड़की आके बात कर गई क्या हो गया, समझ रहे हो? सो दे आर डिफरेंट पीपल। सो डिफरेंट बिकॉज बाकी लड़के ऐसा नहीं सोचते। तो लड़कों की थिंकिंग, लड़कियों की थिंकिंग, इसके ऊपर मैंने बहुत पढ़ाई करी है भाई। साइकोलॉजी में जो स्कूल की किताबें थी वो तो मैंने इतनी पढ़ी नहीं, कॉलेज की मतलब मैंने कॉलेज में साइकोलॉजी ऑनर्स किया। हाँ। उसमें तो पता नहीं वो सिगमंड फ्रॉइड और पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं और तो डिसीजेस के ऊपर शुरू हो जाएगा। बट जो एक्चुअल ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, उसके ऊपर मैंने बहुत पढ़ाई करी है। टाइप्स ऑफ ह्यूमंस, मतलब टाइप्स ऑफ बॉयज़। मेरे हिसाब से लड़के 3 तरीके के होते हैं, बीटा, जर्क्स एंड अल्फाज। अल्फा लड़कों से लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट सिग्मा? वो सिग्मा अल्फा एक ही होता है, हाँ, वो वो एक सिग्मा ही, नाम आ गया बस कुछ अलग कर दिया नाम उसने। आ गया सिग्मा। वो अच्छा। 3 ही तरीके का, सिग्मा इज द अल्फा कैटेगरी। ओके। बीटा हमेशा भाई होते हैं लड़कियों के। बी फॉर भाई, बी फॉर बेटा। नहीं वो भाई भाई आपको समझ आ गया होगा, ऐसे लड़के आपको पता होगा लड़कियों के साथ होते हैं, सारे हाँ, काम करते हाँ, हैं, हाँ। पर एंड में लड़की घूमने किसी और के हाँ, साथ जाती है ना, हाँ। है ना? तो ऐसा होता है। ओके, काफ़ी लंबा चला गया हमारा 1 लाइन वाला आंसर। हाँ मतलब मैंने देखो होता क्या ना, लोगों को समझ आना चाहिए। आप ऑनलाइन हाँ, पूछ रहे हो, हाँ, बट पता है इसलिए इसको इम्पोर्टेंट क्यों है? important इम्पोर्टेंट ये है
क्योंकि जब मैं स्कूल में था ना मेरी बहुत बेइज्जती हुई है भाई, मतलब बहुत मजाक उड़ा है, और मैं बैक बेंचर्स वाली कैटेगरी में था, और वो ना कई लड़कों की लाइफ में होता होगा या होगा। ज़्यादातर के साथ में होता है, क्योंकि सोशल डोमिनेंस आई थिंक क्लास में 1 से 2 ही लोग होते हैं जो कर पाते हैं। बस बात खत्म। दबदबा सिर्फ 1-2 लोग का ही होता है, बाकी तो सारे उसी कैटेगरी में आ वो गए ना। दबदबा ना मारपीट और इन सब से नहीं होता, वो जर्क्स नहीं। होते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, वो जर्क्स होते हैं। जर्क्स आर डिफरेंट, आई एम टॉकिंग विद अल्फाज। सो ये कभी बात करेंगे, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब सिखाता था तब लड़कों को तो जरूर इसके ऊपर अलग से चैप्टर देता था, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स ऑल्सो, क्योंकि लड़कियां भी 3 तरीके की होती है, बट वो फिर कभी और बात करेंगे। नाइस। आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक आज तक की? मैंने एक रियल एस्टेट डील में 40 लाख रुपए का लॉस किया था। अच्छा, कब? कोविड टाइम पे। कोविड टाइम पे, ओके। बेस्ट प्लेस यू हैव एवर विजिटेड? ग्रिंडलवर्ल्ड, कहाँ पर है ये? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ओके। स्विट्जरलैंड और कश्मीर दोनों आप घूमे? दोनों घूमा। स्विट्जरलैंड ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यार सच बताऊं, मैं कश्मीर में ना बहुत सुकून मिलता है मुझे। अच्छा। बस वहाँ पर ना ये कह लो कि गवर्नमेंट ने उतना अच्छा काम नहीं किया। स्विट्जरलैंड क्यों स्विट्जरलैंड है? क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड साफ हैं, आपके पास एक्सेसिबिलिटी बहुत सारी चीज़ों की है। कश्मीर में क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे इश्यूज हैं, और फिर मल्टीपल इश्यूज हैं जो आप जानते ही हैं। हाँ। तो मुझे कश्मीर बहुत अच्छा लगता है। मतलब यार 2 घंटे की फ़्लाइट नहीं पड़ती, और उसके बाद जहाँ पर मुझे जाना है, मुझे श्रीनगर के बाद एग्जैक्ट प्लेसेस पता है जहाँ पे मुझे सुकून मिलता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, मुझे सोनमर्ग में या पहलगाम में बहुत सुकून मिलता है। हाँ। सो मुझे वहाँ पे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब 4 घंटे में पहुँच जाऊँगा। 4 घंटे तो यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली कभी भी जाम में लग जाते हैं। तो बट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, वरना मैं सच बता रहा हूँ कश्मीर जैसा तो पूरी दुनिया में कुछ है ही नहीं यार। ओके। अगर मैं घर ले सकता हूँ, अगर ले सकता और अपनी मुझे पूरी लाइफ जीनी है तो मैं कश्मीर में जीऊँगा। ओके। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, उससे सुंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है। इंडिया का सबसे बेस्ट स्टेट आपको कौन सा लगा अभी तक? जम्मू एंड कश्मीर। अब ऑब्वियसली वो तो वहीं पर आ गया। अच्छा, उसको अगर हटा दें तो वहाँ जो नेचर ब्यूटी है उसको अगर हटा दे तो फिर? उसको हटा दे तो मुझे राजस्थान बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान, अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। ओके। योर मोस्ट एक्सपेंसिव परचेस? प्रॉपर्टीज। अच्छा, अगर ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में देखें तो कार? हाँ, गाड़ी में लग गए यार पैसे तो। गाड़ी है तो लाइबिलिटी है, बट ठीक है, सही है। ओके। वो क्या है ना, वो एज भी यही है ना यार, कमा के कहीं तो खर्च करने हैं। व्हाट टू डू इन अ टफ टाइम? एक बहुत शॉर्ट में अगर इसका आंसर करना हो तो। व्हाट टू डू इन टफ टाइम? क्योंकि हमारी जितनी भी एडवाइस हमने दी है, ये सारी एडवाइस समझ नहीं आती है। फोकस ऑन चाक- एमवीपी। ओके, वहीं पहुंच गए फिर से हम। फोकस ऑन एमवीपी। लेकिन उसमें भी फोकस तो नहीं हो पाता ना, दिक्कत वो है। हाँ, नहीं, वो करना पड़ेगा। नहीं कर पा रहे हैं तो कभी? वो गुरुद्वारे चले जाओ, मैं तो चला जाता हूँ। ओके। वो एक दिन जाओ गुरुद्वारे, या गुरुद्वारे जाओ या मंदिर जाओ। बट मंदिरों में क्या है ना, लोग लाइनों में लगते हैं। गुरुद्वारा जब मैं कह रहा हूँ तो मतलब है कि वहाँ पे जाके बैठो, फील दैट प्लेस, वो ऑरल हो। मंदिर जा रहे हो ना तो मंदिर में आप बैठो, स्पेंड टाइम देयर। लोग मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाने को मंदिर जाना कहते हैं। आप जाओ वहाँ पे, ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो थोड़ा सा, मतलब वहाँ पे जाओ और भूल जाओ दुनिया को। फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कोई ज़रूरी कोई बहुत नामी वाले मंदिर में, आप घर के आसपास जो मंदिर हो ना, आप वहीं चले जाओ। ओके, यू विल फील, वो आपको पीस मिलेगा वहाँ। ठीक है। आपकी फेवरेट बुक? मेरी फेवरेट बुक, मुझे थिंक एंड ग्रो रिच अच्छी लगती है, ओके। नेपोलियन हिल की। आपकी फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी, यार मुझे भाग मिल्खा भाग बहुत अच्छी मूवी लगती है। बेस्ट बायोपिक मूवी? हाँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। ओके। आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर? अब मैं यार सोशल मीडिया यूज़ बहुत कम करता हूँ। फिर भी किसी एक का नाम लेना हो तो? इन्फ्लुएंसर फेवरेट नरेंद्र मोदी। वाह। अगर किसी से मिलने का मौका मिले तो किससे मिलोगे? किससे मिलने का मौका मिले? हाँ। पुतिन। पुतिन? हाँ, बट एक ट्रांसलेटर चाहिए। ओके। घर का कुछ अल्टरनेटिव है? ऑल्टरनेटिव मतलब लोग मतलब रहने, कई लोग रिकमेंड करते हैं कि आप रेंट पर रहो, और कई लोग पैसे हैं तो घर ले लो। ले लो। पैसे हैं तो घर ले लो। ओके। फिर बाकी सारी एडवाइस बेवकूफ़ी है। पैसे हैं तो घर ले लो।
ठीक है, थोड़े बहुत कम है तो लोन लेके ले लो, बट घर ले लो। घर ले लो, है ना, ठीक है। हमने भी यही किया था, पर कई लोग बोलते हैं कि आप इतना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो, फिर उसको वो भी ग्रो अपने घर में ही करके रहते हैं यार। नहीं नहीं रहते हैं, कुछ रेंट पर ही रहते हैं कुछ। अभी जोड़ नहीं पाऊंगा इतना पैसा। ग्रेट। सो यहाँ पर हमारा पॉडकास्ट एंड होता है। कैसा लगा सर आपको? नहीं, मेरे को तो अच्छा ही लगता है। नहीं, अच्छा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने Thank you हर so चीज़ very को मतलब काफ़ी, ये जो हमारा है ना डीप कास्ट, मतलब डीप बातें यहाँ पर होती है और हर क्वेश्चन का आंसर आपने काफ़ी डीप किया। और आई नो कि ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा और जो अभी तक देख रहे हैं ना वो अंदर अंदर प्रफुल्लित हो रहे होंगे, क्योंकि आपने वेल्थ के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, इसी चीज़ें बताई, लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, ये जो डोमिनेंस के बारे में। तो बहुत लोग खुश हो रहे होंगे, कितना नॉलेज मिल गया एक पॉडकास्ट में। सो पुष्कर सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मैं आपको तब से देख रहा हूँ जब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियोस बनाते थे। मैंने आपको तब देखा जब आप फाइनेंस की जर्नी में आए कोविड में, तब मैंने आपको देखा। अभी भी मैं आपको देखता हूँ। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी अच्छी करते हैं, वो उन्होंने भी रिकमेंड किया कि उनके साथ ज़रूर करना फाइनेंस में। तो सो ये आज हमारा पॉडकास्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच सर। एंड सर बोलो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें यार, ये करते नहीं हैं। देखो, इसी तरीके की वैल्यूबल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज ये जो लर्निंग्स है ना, ये लोगों की लाइफ के निचोड़ हैं, तो आपको फ्री में मिल रहे हैं यार, सीखो एंड शेयर भी करना। हाँ, ठीक है। तो अब सर ने कह दिया, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, वहाँ पर हम करेंगे डीप बातें। इस पॉडकास्ट में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।